गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बिहार बीएड एंट्रेंस के लिए विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश या उसको आप कह सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और जहां से प्रश्न आने की संभावना है, हम एक ही लेक्चर के माध्यम से कोशिश करेंगे कि हमारा 25 में से कम 23-24 क्वेश्चन बन जाए। अब आप कहेगा कि 25 में 25 क्यों नहीं बोले। 25 में 25 बोलना बेईमानी है, क्योंकि हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ सकता है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि फुल्ली एग्जाम पैटर्न पे किया जाए। हम पहले क्या करेंगे, पहले आप थोड़ा सा प्लानिंग सुन लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। कुछ ट्रिक्स भी बताए गए हैं, उस ट्रिक्स के माध्यम से उम्मीद रखिए कि 23 से 24 प्रश्न आपके आसानी से सॉल्व होंगे। लेकिन उसके लिए आपको 1.5 से 2 घंटा देना पड़ेगा। हमको पता नहीं कितना देर लगेगा। हाँ, जल्दी हम खत्म नहीं करेंगे, हमको जितना देर लगे हम पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही लेक्चर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर टॉपिक से, जैसे लैंगिक और रूढ़िवादिता हो गया, उससे 2 क्वेश्चन ले लेंगे, उसमें आपको टॉपिक पढ़ा देंगे। उसके बाद से शिक्षण ले लिए, अधिगम ले लिए, पाठ्यक्रम ले लिए, पाठचर्या ले लिए, उत्साह पाठ्यक्रम ले लिए। मतलब पढ़ने के दौरान, अधिगम के दौरान तकनीकी से कौन कौन बीमारी है, जो बच्चे जिस चीज में असक्षम होते हैं उन बीमारी का कुछ अलग अलग नाम होता है। जैसे कुछ बच्चे गणित में कैलकुलेशन नहीं कर पाते, उसको कहते हैं डिसकैलकुलेसिया। इस तरह सारे टॉपिक को कवर करेंगे, उससे संबंधित सारे प्रश्नों करवाएंगे। और प्रश्न वहां से लिए गए हैं कि जहां से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाले प्रश्न सेट करते हैं। ये वो भी बताएं कहां से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, फिर आपस में कुछ बातें भी होंगी। उससे पहले थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी पे इस पूरे वीडियो लेक्चर का आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ। साथ ही साथ बीएड एंट्रेंस से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो आपको हेल्प की जाएगी। आप टेलीग्राम पर जाकर उपागम एकेडमी सर्च करें, एक ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक्स देखिए, आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा क्लियर कट समझ में आएगा। चलिए, यहां पे निगेटिव शब्द लिखा हुआ है। अगर निगेटिव शब्द लिखा हुआ है तो क्वेश्चन में अगर पूछे कि कौन बात सत्य है, ऐसा होना चाहिए, तो अगर जिस ऑप्शन ये निगेटिव वर्ड दिया रहे वो कन्फर्म नहीं होगा। 99% चांस है। अब देखिए ऐसा कौन है, लैंगिक असमानता। आपसे कोई पूछ ले कि स्कूल में एक अच्छा विद्यालय है, उसमें कहेगा कि लैंगिक असमानता, लड़का लड़की में भेदभाव। अच्छी बात है नहीं, और लैंगिक असमानता आ गया तो मतलब ऑप्शन खत्म। अच्छा चीज का पहचान नहीं है। कह रहा है कि आप टीचर हैं और बच्चे को पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, सजा दे रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं, उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। तो ये निगेटिव वर्ड हो गया। एक अच्छा टीचर का गुण नहीं हुआ, एक अच्छा विद्यालय का गुण नहीं है। जिस सेंटेंस में केवल और सिर्फ लग जाए वो निगेटिव वर्ड हो गया, तो वो अच्छा चीज का, अच्छे चीज को इंगित नहीं करेगा। आपको फिर ऑप्शन लेंगे। अभी तो 2 क्वेश्चन, आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन किया जाएगा। तो देखिए, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। अगर कोई पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ पुस्तक पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ शिक्षक अपना मन से ही चला रहे हैं, तो वो अच्छा विद्यालय, अच्छा शिक्षक की पहचान नहीं है। अच्छा अधिगम की प्रक्रिया नहीं होगी। अधिगम मीन्स होता है सीखना। सब पे चर्चा करेंगे। रटना, याद करना, ये सब अच्छा बात नहीं है। सीमित होना, ये सब भी अच्छा वर्ड नहीं है। अब देखिए, अच्छा शब्द क्या है, कौन, सर्वांगीण विकास अच्छा शब्द है। जिज्ञासा, छात्रों में जिज्ञासा होनी चाहिए। पढ़ाई छात्र केंद्रित होनी चाहिए, छात्र के समस्या पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों से लगाव रखना चाहिए। समावेशी कक्षा, जिसमें विकलांग बच्चे भी हों, समान बच्चे भी पढ़ें, प्रतिभाशाली बच्चे भी पढ़ें, सब समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। लोकतांत्रिक, बड़ा अच्छा। लोकतांत्रिक का मतलब हो गया कि सब बच्चा शिक्षक के नजर में एक समान है। उसके बाद दैनिक जीवन से, जो हमारे दिन प्रतिदिन में घटना घटती है और उससे शिक्षक संबंधित करें पढ़ाई को, तो बच्चे और ज्यादा सीखेंगे। चलिए अब शुरू करते। अब देखिए आपको क्वेश्चन कितने आसानी से बनते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, अगर बच्चा कक्षा में अनुत्तीर्ण फेल होता है तो उसका तात्पर्य
क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है बच्चा पढ़ाई योग्य नहीं है। बी ऑप्शन दिया है बच्चे को डांटकर या पीटकर पढ़ाना चाहिए था तो बच्चा पढ़ता। ऑप्शन ये कह रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चे को अलग से ट्यूशन नहीं लगाया गया। चौथा ऑप्शन दे रहा है व्यवस्था फेल हुई है। एक और ट्रिक्स जान लीजिए, आपको 50% क्वेश्चन में काम करेगा। ट्रिक्स क्या है? हमारा सिंपल सा ट्रिक्स काम है। अगर बच्चा फेल हो गया, बच्चा पढ़ नहीं रहा, इस बात को आप नोट कर लीजिए अगर हो सके तो। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, फेल कर गया, बच्चा अच्छा कुछ नहीं कर रहा है, बच्चा अनुशासनहीन है, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? शिक्षक की। छात्र पे जिम्मेदारी कोशिश कीजिए कि 99% बच्चे पे जिम्मेदारी नहीं देना। काहे रिस्क लीजिएगा? 100% पूरा का पूरा जिम्मेदारी शिक्षक पे लेना है। तो क्या सीखे? अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, फेल कर गया है, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी हो गई? शिक्षक की। अब शिक्षक ये क्या होता है? यह विद्यालय व्यवस्था का, विद्यालय व्यवस्था का। अब देखिए आपको आसानी से बनेगा। ये 2021 में पूछ चुका है, सब टॉपिक से लेंगे क्वेश्चन। आप थोड़ा सा धैर्य पेशेंस रखें और टाइम दें। अब बच्चा पढ़ाई योग्य नहीं है, बच्चा पे जिम्मेदारी आ गया, ऑप्शन खत्म। बच्चे को डांट कर या पीट कर पढ़ाना चाहिए था, बच्चा कह रहा है डांटना पीटना। देख रहे हैं, डांटना पीटना ये सब निगेटिव शब्द है, ये आंसर उसका टिक नहीं करना है, ये काम खत्म। तात्पर्य है, अब देखिए बच्चे को अलग से ट्यूशन नहीं लगाया गया। आप शिक्षक के आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऊपर से कह के बाबू तुम अलग से ट्यूशन पकड़ लेते तो अच्छा पास कर देते। ये तो जिम्मेदारी नहीं हुई है, शिक्षक का काम ये जिम्मेदारी लेना। ये ऑप्शन खत्म हो गया। व्यवस्था फेल हुई है, ये ऑप्शन सीधा सीधी सही हो गया। ठीक, अब दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण का उद्देश्य यानी टीचिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है छात्र को शिक्षित करना। पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेने में भलाई है। छात्र को अनुशासित करना, छात्रों को आजीविका हेतु तैयार करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। अब देखिए अगर ये ऑप्शन नहीं रहता और इसके जगह यहाँ ये दिया रहता कि इनमें से सभी, तो ये सभी ऑप्शन होता। लेकिन चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में हमको बेस्ट चुनना है। तो शिक्षण का उद्देश्य हो गया छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों को सर्वांगीण विकास करना, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, ज्ञान के मामले में सबका उसका विकास करना। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या हो गया? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। यहां पर भी आप देख सकते हैं अच्छा शब्द में क्या है कि अगर ऑप्शन में दिया क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए में अच्छा शब्द, अगर ये अच्छा शब्द मिल रहा है सर्वांगीण विकास, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये करने वाला शब्द है और ये नहीं करने वाला शब्द है। अगर ये कहीं कुछ कर रहा है तो अच्छा चीज का पात्र नहीं है। ठीक, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, फिर आपको और आगे अच्छे से समझ में आती जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन अप्रक्षेपी नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल है? इसमें देखिए आप पहले समझिए कि नॉन प्रोजेक्टिव और प्रोजेक्टिव मटेरियल क्या होता है। ये इससे प्रश्न आने की संभावना रहती है, 2021 में भी पूछा जा चुका है। हम समझेंगे प्रक्षेपी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रक्षेपी मटेरियल क्या होता है? जो मशीन से काम चलता है। प्रोजेक्टिव या प्रोजेक्ट मटेरियल क्या हो गया? जो मशीन से चलेगा। अप्रक्षेपी लग गया जो मशीन से नहीं चलेगा। अप्रक्षेपी का मतलब क्या हो गया? जो मशीन से नहीं चलेगा, जो मशीन से नहीं चलेगा। अब आप ऑप्शन पढ़िए, आपको आराम से समझ में आएगा। कहा इनमें से कौन अप्रक्षेपी मटेरियल है? मतलब 3 प्रक्षेपी होगा, 1 अप्रक्षेपी होगा। तो स्लाइड प्रोजेक्ट, ये मशीन चलता है, स्लाइड प्रोजेक्ट है, जहां प्रोजेक्ट लगा वो मशीन से ही चलेगा। फिल्म स्ट्रिप, फिल्म के बारे में सुनते हैं मशीन से चलता है, फिल्म स्ट्रिप भी मशीन चलेगा। पाठ पुस्तक आज देखिए कि पहले जनरेटर स्टार्ट करते हैं तब आपका किताब पढ़ना शुरू होता है, नहीं, वो तो आप मशीन पाठ पुस्तक को पढ़ने के लिए या उपयोग करने के लिए आपको कभी भी मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर आ गया ओवरहेड प्रोजेक्ट, जहां प्रोजेक्ट आ गया वो बहुत चांस है, चांस क्या वो होगा ही आपको प्रक्षेपी। तो इसमें अप्रक्षेपी नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल क्या हो जाएगा? पाठ पुस्तक। चलिए आप हमें बताइए नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल का एग्जांपल। तो कलम हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, बेंच हो गया, ये सब क्या हो गया? नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल। अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है एक अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है। तो आप ये भूल जाइए कि बच्चा कितना भी बदमाशी करेगा तो आप उसको पीटिएगा, डांटिएगा।
ये कहने के लिए देखिए गुस्सा आदमी को आ ही जाता है। हो सकता है कि आप डांटते होंगे पढ़ाते समय, सब कोई डांटता है, लेकिन एक अच्छे शिक्षक, आइडियल शिक्षक की पहचान है बच्चे को नहीं डांटे। तो कम से कम जो निगेटिव वर्ड वाला, अब देखिए यहाँ पे टिप्स पूरा काम आएगा, जो भी निगेटिव वर्ड होगा वो अच्छा शिक्षक की पहचान नहीं होगा। और ये अच्छा शब्द वाला सर्वांगीण विकास, जिज्ञासा, बाल केंद्रित, ये सब वर्ड आए और उसमें हाँ करके ऑप्शन में दिया हो तो ये सब अच्छा शब्द है। तो प्रश्न क्या कर रहा है, एक अच्छे शिक्षक की पहचान नहीं है वो खोजना। वर्ग में लैंगिक समानता रखना, मतलब लड़का लड़की में समानता रखना, ये एक अच्छे टीचर की पहचान। वहां देखिए निगेटिव वर्ड में है लैंगिक और समानता, अगर ये दिया रहता कि वर्ग में और लैंगिक समानता रखना, ये बात एक अच्छे शिक्षक की पहचान नहीं होती, लेकिन वर्ग में लैंगिक समानता रखना एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। बच्चों से सहानुभूति रखना अच्छे शिक्षक की पहचान है, इसको ध्यान में रखिए। वहां पे लगाओ, देखिए ट्रिक्स में दिया हुआ है। बच्चे को पढ़ाई गई चीज को रटने याद करने के लिए बोलना, देखिए निगेटिव वर्ड आ गया कि रटना याद करने के लिए बोल दिया, आप निगेटिव टीचर हो गए, तो ये एक अच्छे शिक्षक की पहचान नहीं होगी। हम सही बात तो पूछ रहा है, डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वर्ग में सभी को एक समान महत्व देना, वर्ग में सभी को एक समान महत्व देना मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अच्छे शिक्षक की पहचान नहीं है क्या, बच्चे को पढ़ाई गई चीज को रटने या याद करने के लिए बोलना एक अच्छे शिक्षक की पहचान नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अच्छे प्रश्न आएंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है टीचिंग एड्स या टीएलएम, जिसका फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इससे हर साल बिहार बी एड एंट्रेंस या कोई बी एड एंट्रेंस हो, सीटेट भी हो, वहां से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर बनने की संभावना होती रहती है। खास करके बी एड एंट्रेंस का तो सब्जेक्ट ये फेवरेट टॉपिक है। चलिए इसको आराम से करेंगे, जितने भी संभावित प्रश्न होंगे सब पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न का है शिक्षण अधिगम सामग्री, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कार्य क्या है। सिंपल ये समझ लीजिए कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कार्य है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में, अगर आप मंथली पढ़ाने गए, साथ में चार्ट ले गए, ग्लोब ले गए, तो ये बच्चा इसमें ज्यादा सीखेगा और आपकी शिक्षण प्रक्रिया बहुत अच्छी होगी, प्रभावशाली होगी। तो वही कार्य है शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का कार्य है। शिक्षण में सहायता, शिक्षक को सहायता, छात्रों का मनोरंजन, शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। अब दूसरा क्वेश्चन से आपको 3-4 प्रश्न बनेंगे, बस आप ध्यान से देखें। कहा है ब्लैक बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है। ऑप्शन है श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य सहायक सामग्री का इंग्लिश हो गया ऑडियो लर्निंग, विजुअल मटेरियल, इसका हो जाएगा ऑडियो विजुअल मटेरियल, और ऑप्शन चौथा ऑप्शन दिया हुआ कोई नहीं। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि श्रव्य सहायक सामग्री क्या है। ये टीएलएम में श्रव्य सहायक सामग्री हो गया सुन सकते हैं जिसको, और क्या आप किसको सुन सकते हैं, आप सुन सकते हैं रेडियो को, ग्रामोफोन को, तो ये सब क्या हो गया श्रव्य सहायक सामग्री, रेडियो, ग्रामोफोन। अब देखिए एक है दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री विजुअल। अब से किताब हो गया, किताब को आप देख सकते हैं, आप किताब आपको पढ़ के थोड़े सुनाएगा, तो ये सब दृश्य सामग्री क्या हो जाएगा आपका किताब हो जाएगा। किताब के साथ देखिए ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, जो ऑप्शन भी दिया हुआ है, ब्लैक बोर्ड दिया हुआ है, ग्लोब दिया, ग्लोब हो जाएगा, चित्र हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा। तो ये सब आप क्या हुआ, इसको दृश्य मतलब सिर्फ देखना, दृश्य यहाँ लिखा हुआ है, विजुअल हो गया, सिर्फ आप इसको जिसको देख सके और इससे मटेरियल को, तो किताब, ब्लैक बोर्ड, ग्लोब, चित्र, चार्ट, ये सब ऐसा मटेरियल है जिसको आप देख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, एक हो गया श्रव्य दृश्य सामग्री और ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका टीवी हो जाएगा, जब नाटक हो रहा है उसमें कंप्यूटर हो जाएगा, जिसमें आप जिसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं, टीचर आप उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया आपको श्रव्य दृश्य सामग्री। टीवी में देखिए सुनने का भी, अगर टीवी में कोई कलाकार बोल रहा है तो आप उसको सुनते भी और देखते भी, तो श्रव्य मीन्स हो गया आवाज, दृश्य मतलब हो गया देखना, जिससे देखने और सुनने दोनों का काम हो। अब देखिए क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या सीखे,
टीएलएम, टीएलएम क्या है? शिक्षण में सहायता करता है। अब ये आप बोले शिक्षण में सहायता करता है इस ऑप्शन को, तब इस ऑप्शन को चूज के देखिए, ये 4 ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन ये है, सबसे बेटर ऑप्शन ये है, क्योंकि ऑप्शन तो ये भी अच्छा है कि शिक्षण में सहायता करता है, लेकिन इससे बेटर है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। अगर मान लो इसके जब कोई निगेटिव कह रहा था कि शिक्षण में टाइम पास करता है, तो ये ऑप्शन आपका तब सही हो जाता है, लेकिन प्रभावशाली वाला ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो हम अब यहाँ पे क्या सीखे कि श्रव्य सहायक सामग्री के बाद अब आपसे कभी क्या पूछ लेगा कि बताइए टीवी किस प्रकार का टीएलएम है, तो आप आराम से कहिएगा कि टीवी हमारा श्रव्य दृश्य सामग्री है, कंप्यूटर क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री, ग्लोब, किताब, ये सब क्या हो जाएगा? दृश्य सामग्री, रेडियो क्या हो जाएगा? श्रव्य सहायक सामग्री। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक आराम से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने, हमको अभी भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अगर आपने 1.5 से 2 घंटा दे दिया तो आप आराम से समझिए कि आप कम से कम जो सबसे हार्ड टॉपिक है विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश, बहुतों लोगों से नहीं बनता, वो क्या करेंगे, देखेंगे 45 मिनट का वीडियो, 40 मिनट का वीडियो, एकदम उससे कुछ नहीं होता। अगर आप पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, थोड़ा टाइम देकर आप आराम से कर सकते हैं। तो इसे लेकर आराम से करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अब कह रहा अधिगम प्रक्रिया का गुण नहीं है। पहले समझते हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम का इंग्लिश हो गया लर्निंग। क्या हो गया? लर्निंग। आपको पता है लर्निंग का क्या होता है? सीखना। तो कह रहा है कि सीखने प्रक्रिया का गुण नहीं है। कौन गुण नहीं है? वो भी टिक्स को ध्यान में रखना है। अब कह रहा है कि यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये तो अच्छी बात है, ये प्रक्रिया है, ये सब जगह है, सब जगह लोग सीखते हैं, चाहे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, आदमी सब सीखता है, बच्चा तो हर जगह का बच्चा सीखता है, ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। उसके बाद बी ऑप्शन कर रहा है मानसिक प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया तो मानसिक प्रक्रिया है ही। ये कह रहा है गुण नहीं है, नहीं खोजना है, कह रहा है केवल शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन कह रहा है अधिगम स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड हो तो और अधिक प्रभावशाली होता है। अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा, अगर कोई आप बुक से खुद पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आपको वो टीचर 30 मिनट में समझा दें और आप उसको 1 घंटा में, लेकिन 1 घंटा में जो पढ़े हैं आपको वो ज्यादा फायदा करेगा। तो ये बात भी सही है। अधिगम, अगर सीखने की प्रक्रिया स्वनिर्देशित हो, और कोई अगर आपको हम खुद से करें तो बहुत कुछ सीखेंगे, तो वही करा अधिगम स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड हो तो और अधिक प्रभावशाली होता है। ये बात भी सही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अधिगम का गुण, चारों ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद है। कैसे? क्योंकि आप पूछ दिया कि इनमें से कौन गुण नहीं है, 3 गुण तो कम से कम आपको पता होना चाहिए, तो आप अच्छे से समझे, हो सके तो नोट भी कर लें। जो क्वेश्चन लग रहा है कि इसको भूल जाए उसको आप नोट कर लें। अब सी ऑप्शन पे आते, कह रहा है कि केवल शिक्षक केंद्रित, और इसे भी केवल सिर्फ लगा रहे तो निगेटिव पॉइंट होता। उसके बाद शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए पढ़ाई का प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया किस पे केंद्रित होनी चाहिए? बाल केंद्रित। ये अच्छी बात है। ये यहाँ से जितना ऊपर वाला सब बात लिखा हुआ है सब निगेटिव बात है, ये पॉजिटिव बात है। तो इसमें केवल भी आ गया, शिक्षक केंद्रित भी हो गया, तो ये अधिगम की प्रक्रिया होगी? नहीं होगी, केवल शिक्षक केंद्रित इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी 3 जो बच गए वो अधिगम प्रक्रिया का गुण है। अब अगला प्रश्न कह रहा है सार्थक अधिगम में, मतलब सार्थक सीखने की प्रक्रिया में, प्रभावशाली सीखने की प्रक्रिया में, ये ऑप्शन कह रहा है विश्लेषण होता है, समालोचनात्मक, सर कुछ अच्छी बात है, कुछ आलोचना भी मतलब पढ़ाई के दौरान हो रही है, तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। सब आप क्या है, आलोचना तो निगेटिव वर्ड हो गया, आलोचना को समालोचनात्मक, कुछ अच्छी बात है, मतलब आप पढ़ रहे हैं तो गांधी जी के बारे में पढ़ें, तो गांधी जी की अच्छाई के बारे में पढ़ें। हो सकता है गांधी जी के 1-2 बारे में आज के संदर्भ में 1-2 बात का आलोचना किया जा सकता है, तो आलोचना करते हैं, ये अच्छी बात है। करा समस्या समाधान, समस्या का सॉल्व हो रहा, अच्छी बात है। तो करा इनमें से सभी, ये तो और अच्छी बात हो गई। तो इनमें से सभी, एक ट्रिक्स और रखिएगा, 99%, 1% अगर मेरे जैसे आदमी क्वेश्चन सेट करे तो इनमें से सभी ऑप्शन दे के भी इनमें से सभी ऑप्शन नहीं देते। लेकिन अगर आपको 1 से 2 अच्छा बात लग गया, बोला कि इनमें से कौन अच्छा बात है, 1 से 2 अच्छा बात लग गया, आराम से इनमें से सभी टिक कर दीजिए। और इससे भी यहाँ का तीनों बात सही है, इसलिए इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। सार्थक अधिगम, अच्छे अधिगम में। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण में माइक्रो टीचिंग, मतलब कम समय के लिए पढ़ाना है। उसमें क्या कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण में माइक्रो टीचिंग के बारे में औसत है, औसत कथन खोजना है। ऑप्शन कर रहा है सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया। आप इस बात को ध्यान में रखें
क्या याद रखना है? सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। साथ ही साथ बी ऑप्शन, इस प्रक्रिया में कुल समय 40 मिनट और सी ऑप्शन का है कुल समय 36 मिनट। अब आपके समय दिमाग वहीं कौन जाएगा, अरे भाई कैसे चलेगा, यहाँ 40 मिनट है 36 मिनट, इसी में दो में से कोई एक बात सही होगा। ये भी एक ट्रिक्स हो गया। कम समय में अधिक दक्षता, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण का ये प्लान ही है कि कम समय में अधिक दक्ष किया जाए। तो देखिए इसका सही, ये गलत हो जाएगा, 40 मिनट वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि कुल समय 36 मिनट लगता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, कुल समय 36 मिनट। तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में औसत कथन कौन है? इस प्रक्रिया में कुल समय 40 मिनट लगता है, ये औसत है। ये क्योंकि ये बात सत्य है, इसमें 3 सत्य था, एक औसत था, इसलिए सही आंसर औसत जो खोज रहा था उसको हम बता दिए। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, ये फंस जाता है। चलिए अब एक और नए टॉपिक देख रहे हैं। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा कि हम 2-3 क्वेश्चन लेके एक टॉपिक को डील करें, फिर उसके बाद आपको पूरा का पूरा टॉपिक और जो चीजें छूट रही होंगी उसका क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप कितना अच्छा बेनिफिट होगा। आप उम्मीद कीजिए जितना टॉपिक पूछता उतना टॉपिक हम आज कंप्लीट करके रहेंगे, और आज आप लोग पूरा देख के रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में फोल देना है और सरकारी कॉलेज लेके रहना है। चलिए कह रहा है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन ए सही हो सकता, बी लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, डी ऑप्शन का राय सही है। क्वेश्चन को गोली मारिए, गोली लेके नहीं आना है, सही नहीं मारना है। आप लोग को भरोसा नहीं है, मॉल पे गोली मार लीजिए, लेकिन ये क्या है, लाइसेंस होना चाहिए। और गलत है भी तो आप मॉल पे गोली मारिएगा, गलत बात है। चलिए पहले हम ये समझते हैं कि पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता क्या हुआ है। देखिए पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता में थोड़ा डिफरेंस है। रूढ़िवादिता ये हो गया कि मान चलिए कि एक जगह ऐसा है कि जहां शादी होता है तो अगले दिन लड़का लड़की उस गांव के पीपल वृक्ष के नीचे जाकर 1 घंटा आंख मूंद के दोनों बैठ जाता है। ये सदियों से चला आ रहा है। ये क्या हो गया, रूढ़िवादिता। अब पूर्वाग्रह क्या हो गया कि आप कहीं कंपटीशन करवा रहे हैं लड़का लड़की, अब डिसाइड हुआ कि लड़का लड़की फाइटिंग होगा। भले ही लड़की हेल्थ है, मोटी ताजी है, लड़का दुबला पतला है, लेकिन अब सब लोग कह रहा है कि नहीं लड़का ही जीतेगा, क्योंकि मतलब लड़का ज्यादा शक्तिशाली होता है। भले ही वो देखने में लगे लेकिन लड़का शक्तिशाली होता है। ये हो गया पूर्वाग्रह, मतलब हम कुछ नहीं माने, बस हम ही माने कि जो हम बोले वही सही है। ये हो गया पूर्वाग्रह, पक्षपात जहां आ गया। अब मतलब ये कि अब लड़का लड़की गया स्कूल में पढ़ने के लिए, अब टीचर अगर पहले से ये मानने लगे कि अच्छा लड़की पढ़ने में कमजोर होती है, ये क्या हो गया, पूर्वाग्रह। लेकिन इसी चीज को कि अगर किसी घर में लड़की कभी स्कूल गई नहीं है तो उसके माता पिता कह रहे हैं कि नहीं मेरी बच्ची स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि मेरा पूरा खानदान स्कूल नहीं गया, ये हो गया रूढ़िवादिता। जो सदियों से चला आ रहा है वो रूढ़िवादिता हो गई, जो बहुत पहले से चला आ रहा है रूढ़िवादिता, और जो पूर्वाग्रह है मतलब पक्षपात कर रहा है वो हो गया पूर्वाग्रह। अब बताइए पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं, बस बोले जा रहा। ये क्या हो गया, पूर्वाग्रह। तो ये क्या दिखाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह। लिंग के आधार पे भी भेदभाव होता है, जैसे लड़का स्कूल जाएगा लड़की घर में रहेगी, लड़का पढ़ेगा लड़की नहीं पढ़ेगी, ये सब लैंगिक भेदभाव हो गया। तो एक बात तो लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक असमानता, लैंगिक रूढ़िवादिता, ये सब अच्छा स्कूल का पहचान नहीं हुआ। इस बात को आप गांठ बांधकर याद रखें कि अच्छा स्कूल का पहचान क्या नहीं हुआ, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक असमानता, लैंगिक रूढ़िवादिता। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घर में घरेलू कार्य लड़कियां ही करेगी, मतलब पहले लड़कियां करती आ रही थी, इसलिए घर में आगे भी घर में घरेलू कार्य, बर्तन मांजना, कपड़ा साफ करना, ये सब कौन करेगी, लड़की करेगी। ये क्या हो गया, रूढ़िवादिता। लैंगिक पूर्वाग्रह ऑप्शन है, लैंगिक रूढ़िवादिता, सामाजिक संतुलन, तार्किक विचार, ये 2 ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो पहले भी लड़की कर रही थी और अभी भी लड़की करेगी, ये क्या बता रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अब देखिए स्कूल में क्विज हो रहा था, स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, तो ये मान के कि लड़की कमजोर होती है, इसको पहले बोलने के लिए देते हैं, ये क्या हो गया, पूर्वाग्रह। लेकिन अब कोई स्कूल में अतिथि आ गया, उसका स्वागत लड़की करेगी, क्योंकि पहले से भी लड़की कर रही है, लड़का को कोई मौका नहीं मिलेगा। लड़का, एक बात याद आ गया, आईपीएल में भी लड़का को नहीं दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है, लड़की को। तो ये क्या हो गया,
लैंगिक रूढ़िवादिता हो गई। तो इसी तरह अतिथि का स्वागत लड़की करेगी, पहले भी कर रही थी अभी भी करेगी, तो ये क्या कहलाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका लैंगिक रूढ़िवादिता। चलिए दोस्तों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न कर रहा है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन बालक आता है। अच्छा क्वेश्चन है। विशिष्ट बालक हो गया स्पेशल चाइल्ड, ए हो गया पिछड़ा बालक, विशिष्ट बालक, मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन दिया हुआ है सभी। अब विशिष्ट बालक हो गया जो नॉर्मल बालक से आगे, तेज हो, मंदबुद्धि हो, बुड़बक हो, विकलांग हो, वो सभी विशिष्ट बालक में आएंगे। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत में कौन आएगा, पिछड़ा बालक, विशिष्ट बालक। इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, प्रतिभाशाली कर देते हैं, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि, ये सभी बालक आ जाएंगे। जो औसत बालक छोड़ के कोई भी तरह का बालक हो वो क्या होगा, विशिष्ट बालक। अब आएंगे थोड़ा सा प्रतिभाशाली बालक के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि वंचित बालक निम्नलिखित में से वंचित होता है। अगर वंचित बालक है वो किस किस चीज से वंचित हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सभी। अब वंचित बालक है तो समाज से भी वंचित रहेगा, रुपया पैसा भी नहीं होगा, शैक्षिक पढ़ाई लिखाई भी नहीं होगा क्योंकि वो बेचारा वंचित है। तो इनमें से सभी कोई किसी भी चीज से वंचित हो सकता है, इसलिए सभी अगर ऑप्शन दिया हुआ तो सभी टिक कर देंगे। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। एक मिनट, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। ऑप्शन ए विशाल शब्दकोश, पाठ आसानी से याद करना, समान अध्ययन में रुचि, पढ़ाई में औसत। देखिए प्रतिभाशाली बालक, आप कौटिल्य को याद कीजिए, वो जब केबीसी में आया था मुश्किल से 4-5 साल का होगा और कितना अच्छा जवाब दिया था। अभी भी उसका बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रोथ में वृद्धि है, बहुत ही नॉलेजेबल बच्चा है। तो वो क्या हो गया आपका प्रतिभाशाली बालक। उसमें देखो उसके पास विशाल शब्दकोश का भंडार है। आप बस कौटिल्य को याद कर लीजिए, थोड़ा सा गिर गया ढक्कन। उसके बाद देखिए पाठ आसानी से याद करना, वो बहुत चीज आसानी से याद कर लेता है। समान अध्ययन में रुचि, अगर प्रतिभाशाली बालकों में अगर आप किसी ऑप्शन में फंसेगा तो ये समान अध्ययन में रुचि, आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि प्रतिभाशाली बालकों की एक विशेषता होती है समान अध्ययन में रुचि रखना। सो कौटिल्य भी समान अध्ययन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है, अभी तो एस्ट्रोनॉट पढ़ रहा है, एस्ट्रोनॉट में रुचि रख रहा है, समान अध्ययन कर रहा है। पढ़ाई में औसत, प्रतिभाशाली बच्चा है तो वो पढ़ाई में औसत होगा, ये बात तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये ऑप्शन कह रहा है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है। तो कौन नहीं होगा, पढ़ाई में औसत। ये ऑप्शन इस प्रश्न के हिसाब से सही है क्योंकि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता पढ़ाई में भी अच्छा होगा। यहां कह रहा नहीं पूछ रहा है तो पढ़ाई में औसत होगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है। सृजनात्मक, सृजन मतलब होता है बनाने वाला। बनाने वाला कोई कैसे बना सकता है, मान चलिए कोई हेलीकॉप्टर बनाया, कोई मोटर बनाया, कोई पंखा बनाया, वो नया तो सोचा, नया सृजन किया। अब मान चलिए कि अब हम आज ये देख लिए कैसे बना, इसको हम बना ले, सृजन थोड़े किए, हम इसको तो कॉपी किए। सृजन का मौलिक कुछ नया चीज बनाना। तो सृजन, ये सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, अब वो क्या होगा, जो कुछ नया बनाए, कुछ मौलिक बनाए। ऑप्शन दे रहा है बहुत बुद्धिमान हो, जरूरी नहीं है वो बुद्धिमान होगा, परीक्षा में हर बार अच्छा अंक लाए। ऑप्शन देखिए, ड्राइंग और पेंटिंग में अच्छा हो, ये लोग प्रैक्टिस करके भी अच्छा कर सकता है। चिंतन, समस्या समाधान, मौलिक सृजन में अच्छा हो। देख रहे हैं, अब मान ली किसी प्रकार की समस्या आ गया, नया समस्या आ गया, उसका वो समाधान कर दे, उसमें सृजनात्मक क्षमता हुई। चिंतन करेगा तभी तो अच्छा विचार आएगा, उसमें नया विचार आएगा, और मौलिक सृजन में अच्छा हो। तो ये सही आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो चिंतन, समस्या समाधान, मौलिक सृजन में अच्छा हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है चोरी करने वाले बालकों के साथ शिक्षक को नहीं करना चाहिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और पेशेंस रखने वाला क्वेश्चन है। कैसे? ऑप्शन कह रहा है बालक को समझाना, बालक चोरी कर रहा है, अरे बाबू इधर आओ, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लोग तुमको खराब कहेंगे, उसको समझाइए, चला गया। बालकों को उचित तथा अनुचित के बीच अंतर बताना, उस पर भी आएंगे, उसको अभी बुलाए, समझाए, अरे अच्छा बाबू तुम चोरी कर रहा है, गलत बात है, इस पे क्या है, ये उचित बात नहीं है, ये अनुचित बात है, उसको समझाएं।
और उसके बाद करें बालक को बताना चोरी एक सामाजिक बुराई है। ये भी बताए देखो चोरी करेगा समाज में लोग कहेगा चोर चोर, और कहेगा कि पापा का नाम भी लिखेगा कि देखो फलना का बेटा चोर है, इससे समाज में तुम लोगों का इज्जत घटेगा। एक कह रहा है कि एक बात समझाने पर चोरी, बंद नहीं करने पर पीटना। ये हंसने वाली बात नहीं है, अमूमन होता है। अगर आपके घर में भी एक दो बात समझाइएगा, नहीं मानेगा तो हाथ चल जाएगा, लेकिन ये नहीं करना है। ये अच्छे शिक्षक की पहचान नहीं है। आप उसको एक बार नहीं माना तो दोबारा समझाइए, ये नहीं कि आप उसको पीट दिए। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए? एक बात समझाने पर चोरी, बंद नहीं करने पर पीटना, ये गलत बात है। और कोई बच्चा चोरी कर रहा है तो उसको क्या कीजिएगा? बालक को समझाइए, बालक को उचित तथा अनुचित के बीच अंतर बताना, बालक को बताना चोरी एक सामाजिक बुराई है, उसके साथ गलत बिहेव नहीं करना है। बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का सही क्रम बताएं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, उससे बहुत सारे हमने पहले भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि एक ही वीवीआई क्वेश्चन है बाकी बात वीवीआई क्वेश्चन है। जितना भी बताए सब दो दो क्वेश्चन टॉपिक से लिए, उस पर फिर आपको प्रैक्टिस इसी में करवाएंगे, आप टेंशन ना लें। सब आएगा, एनसीएफ आएगा, न्यू शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 आएगी, शिक्षा का अधिकार नियम अधिनियम 2009 भी आएगा, नेशनल करिकुलम एक्टिविटी ये नियम वाला 2005 वाला भी आएगा, सब का आएगा, आप टेंशन ना लें। अब अगला प्रश्न कह रहा है बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का सही क्रम बताएं। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। अब देखिए क्या है, ये उसी क्रम में लगा दिया गया। वैसे आपको ऑप्शन किस तरह रहेगा वो भी बता देते हैं, ये ऑप्शन में दे देगा। चलिए इसको एक ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी, दूसरा ऑप्शन दे दिया बी सी डी ए, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको सी डी ए बी। तो बताइए कौन होगा? आपको पता है कि सबसे पहले बच्चा शैशवावस्था में आता है, इसका आयु होता है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद बाल्यावस्था, ये 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। अब किशोरावस्था 12-13 वर्ष से लेकर कितना होगा? 18 वर्ष। वयस्कावस्था क्या होगा? 18 वर्ष से ऊपर। इसी किशोरावस्था बड़ा खतरनाक उम्र है, इसी में बच्चा बनता है, पिघलता है। इसमें क्या होता है, बच्चा को हीरो वाला फीलिंग ज्यादा रहेगा, इसको स्वर्ण युग कहा गया है। और इसको एक होता है ना खतरनाक टाइप का बोला गया कि मतलब इसी में लोग बन सकता है, बिगड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का थकावट महसूस हो रहा है, थोड़ा पानी पॉज कीजिए, पानी वानी पी के थोड़ा सा चलाइए, लेकिन आज ही खत्म करना है। देखिए अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या करें, आप कम से कम इस लेक्चर को पूरा देखें, उसके बाद कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लें, उसको मारें। आपको विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान परिवेश से संबंधित 25 क्वेश्चन में कम से कम 23-24 जरूर बनेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हिम्मत रखिए, करना है तो पानी वानी पी के आ जाइए, पॉज कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पानी वानी पी के आगे होंगे पॉज करके। जब शिक्षक, पहले हम ये क्वेश्चन को लेते हैं, छात्रों को पढ़ाने के बाद, छात्रों को आपने पढ़ाया, उसके बाद गृह कार्य अभ्यास के लिए प्रश्न देना क्या कहलाता है? ऑप्शन है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत। अभी प्रेरणा का सिद्धांत हो गया मोटिवेशन, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम पढ़ोगे तो अच्छा बनोगे, अच्छा पोस्ट पे जाओगे, अच्छा रुपया कमाओगे, ये मोटिवेशन हो गया। और सबसे अच्छा मोटिवेशन क्या होता है? अपने अंदर का मोटिवेशन। अब दूसरा का, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, आप उसको गृह कार्य अभ्यास दे रहे हैं। दूसरा का रहा है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन, कोई आदमी का मेहनत करके अच्छा काम किया, उसको प्राइज दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, तो वो हो गया पुनर्बलन का सिद्धांत, जिसका सिद्धांत कौन दिए थे? BF स्किनर साहब। कम से कम ये याद रखिएगा, स्किनर साहब ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। तीसरा ऑप्शन करा पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत। पुनरीक्षण, आप किसी को पढ़ाए तो पुनः उसको रिपीट करें, अभ्यास करें। हम तो वही तो कर रहे हैं, छात्रों को पढ़ाने के बाद गृह कार्य अभ्यास के लिए प्रश्न दिए, जो पढ़ाए हैं वो उसका अभ्यास करे, तो वही हो जाएगा सही आंसर, पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत। उद्दीपन का सिद्धांत किसी चीज के पहले अचानक से आपको कांटा चुभा दे, दर्द करेगा अचानक से, आप बैठे एकदम खोए खोए हैं, अपनों को याद कर रहे हैं और कोई पीछे से आके कांटा चुभा दे, आप अपनों के याद से बाहर आके कांटे चुभाने वाले को अच्छा दवा कीजिएगा, तो ही वो उद्दीपन हो गया। तो छात्रों को पढ़ाने के बाद गृह कार्य अभ्यास के लिए प्रश्न दिए तो क्या कहलाएगा? यह पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत। जबकि पुनर्बलन का सिद्धांत क्या हो गया? कोई अच्छा काम किया है, उसको आप इनाम दिए, प्राइज दिए, तो ये क्या हो गया? पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? BF स्किनर साहब ने। आप इसको चाहे तो पॉज करके लिख लें,
हम इसको मिटाएंगे क्योंकि हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसलिए ये प्रश्न था, इसको मिटा दिए। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अब कह रहा है कि कोई शिक्षक है, वो पढ़ाने गए, पढ़ाने से पहले उनको ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ाना था। तो क्या किए, देखिए एक बच्चा के बोतल में पानी है तो पानी के बारे में थोड़ा चर्चा किए, बेंच डेस्क के बारे में चर्चा किए, हवा के बारे में चर्चा किए। तो वही क्वेश्चन कर रहा है, जब शिक्षक पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस के बारे में बताने से पहले कक्षा में स्थित टेबल, जल, हवा आदि से पाठ को जोड़ता है, तब इस शिक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं है। मतलब इस शिक्षण प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है। 3 होगा जो शामिल है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये पहला ऑप्शन कर रहा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकदम याद रखना है। अगर कोई शिक्षक पढ़ाने गए, उससे पहले आसपास की वस्तु को पाठ से जोड़े, तो परस्पर संबंध का सिद्धांत एकदम है। परस्पर संबंध, संबंध स्थापित किए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको यह भी पूछ सकता है, 3 ऑप्शन ये नहीं रहेगा, बस ये पूछेगा कि इसमें से कौन है, तो ये तो हो ही जाएगा। उसके बाद दूसरा कार्य आगमनात्मक से निगमनात्मक की ओर, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। डी ऑप्शन कर रहा है निगमनात्मक से आगमनात्मक। अब 2 बी और डी में से कोई एक गलत होगा, थोड़ा सा समझते हैं। आगमनात्मक और निगमनात्मक, निगमनात्मक का इंग्लिश हो गया डिडक्टिव। देखिए निगमनात्मक है, क्या है, निगमनात्मक। निगमनात्मक को ये क्या रख लिए, नियम, मतलब नियम हो गया निगमनात्मक। और आगमनात्मक क्या हो गया, उदाहरण। आगम उदाहरण हो गया, ये बस इतना लिख लीजिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे। अब देखिए, अब मान लीजिए किसी को पहले उदाहरण दिए, उसके बाद नियम दिए, तो क्या हो गया, आगमनात्मक। उदाहरण से किधर गए, निगमनात्मक, नियम की तरफ। मतलब पहले किसी चीज का उदाहरण दिए तो आगमनात्मक है, उसके बाद नियम को समझाए तो ये क्या कहलाएगा, प्रक्रिया आगमनात्मक से निगमनात्मक। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा टिप्स बता दिए। निगम नौ से निगमनात्मक, नौसिका से नियम। अब कह रहा है कि मान लीजिए पहले आप ठोस, द्रव, गैस के बारे में चर्चा कर लिए, क्योंकि बता के कि देखो पानी द्रव हो गया, पानी गुण के बारे में चर्चा कर लिए, हवा के गुण के बारे में चर्चा कर लिए, टेबल ठोस आकृति है उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। फिर आप उसको नियम समझा रहे हैं कि ठोस, द्रव, गैस को कैसे पहचानेंगे। तो एक क्या हो जाएगा, उदाहरण से नियम, मतलब आगमनात्मक से निगमनात्मक। तो ये कर आगमनात्मक से निगमनात्मक, ये उदाहरण सही हो गया। शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है अगर आप परस्पर चीज को जोड़ते हैं। हमने अच्छा चीज देखिए, ट्रिक्स हमने बताया भी था कि अगर आप पढ़ाने के दौरान आसपास की वस्तुओं से, दैनिक जीवन से जोड़ते हैं तो ये प्रभावशाली शिक्षण है, अच्छा शिक्षण है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये पॉइंट भी सही हो गया। अब कह रहा है निगमनात्मक से आगमनात्मक, कह रहा है नियम से उदाहरण, नहीं यहां तो चला उदाहरण से नियम, इसलिए ये शामिल नहीं होगा। अब कोई कहेगा कि हमने नियम देख दिया, कोई टीचर आए, पहले उन्होंने न्यूटन लॉ को समझाया, फिर न्यूटन लॉ का एग्जांपल दिया, तो पहले नियम दिया फिर उदाहरण समझाया, तो तब क्या कहलाएगा, निगमनात्मक से आगमनात्मक। यानी ये क्या हो जाएगा, डिडक्टिव टू इंडक्टिव। अब चलिए एक नीचे वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। तो ए ऑप्शन है 1 अप्रैल 2009, बी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, सी ऑप्शन है 2008, सी ऑप्शन है 2007। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में पूछा जा चुका है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। थोड़ा सा कहानी है, चर्चा कर लेते हैं। कहानी ये है कि 2002 में, ध्यान रखिएगा, वो जो भी लिख रहे हैं वो क्वेश्चन छपने लायक है, कहीं ना कहीं छप जाएगा। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, 86वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें क्या किया गया, आर्टिकल 21A, ध्यान रखिएगा 21 के बाद ए में क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा
व्यवस्था होनी चाहिए। ये मौलिक अधिकार बन गया, मौलिक अधिकार हर हाल में देना ही है। अब क्या हुआ, ये तो संविधान संशोधन है, इसको प्रभावी बनाने के लिए अब 2009 में एक अधिनियम पारित किया गया जो लागू कब हुआ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। इसी को पालन करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। और एक बात, एक है आर्टिकल 45, इसमें क्या 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए आंगनबाड़ी, 0 से 6 वर्ष के बच्चे का स्वास्थ्य शिक्षा का ख्याल कौन रखेगी, राज्य सरकार। ये आ गया नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य को निर्देश है। इसमें आंगनबाड़ी में देखते होंगे कि 0 से 6 वर्ष का बच्चा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राम ने कठिन परिश्रम के बाद कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, शिक्षकों ने राम को पुरस्कार दिया है। मतलब छात्र ने मेहनत किया, वो फिर से दोबारा मेहनत करे, पुनर्बलन। तो वही हो जाएगा पुनर्बलन का सिद्धांत, जिसको दिए थे स्किनर साहब ने। इसको इनाम दिया तो बच्चा फिर से करे। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से एक बार और चर्चा कर लेते हैं। हमने लगभग आपको जो थ्योरी पोर्शन था वो बता दिया। अब क्या होगा, कुछ थ्योरी ऐसे रह गए जो सिर्फ क्वेश्चन में आएंगे, और जो हमने अभी भी पढ़ाया है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। जब तक आप पूरा नहीं कीजिएगा, आधा टेबलेट खाइएगा तो आधा फायदा करेगा, नहीं तो डिफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा लेक्चर देख लेना है। उसके बाद थोड़ा सा हम लैपटॉप पे आ जाते हैं, मोबाइल पे आते हैं, वहीं पे आपको हम बता देंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, वहां से भी अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। सारा का सारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी पर मिल जाए। टेलीग्राम पर सर्च करें उपागम एकेडमी, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा, वहां से आप कर लें। आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। आप अगर पूरा वीडियो देख लें तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपसे क्वेश्चन बने ही ना। आपको कम से कम आराम से 23-24 बनेगा। आप पूरा वीडियो देखें, अभी तो आपके पास समय है ना, समय दे, उसके बाद तो हम प्रैक्टिस लगा के देखें, आप देखें कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न धमाकेदार प्रश्न है। बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं, आपका दूर जरूर होगा। सहपाठचर्या गतिविधियों में डैश को छोड़कर दी गई सभी गतिविधियां शामिल है। इसमें सबसे पहले आपको 2 बात समझना होगा कि पाठचर्या और सहपाठचर्या क्या है। चलिए यहाँ पे आपको आराम से बताया गया है। देखिए पाठचर्या क्या हो गया आपका, अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम कि स्कूल में क्या पढ़ाए जाएंगे, ये आपका पाठचर्या हो गया। अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम को शामिल करने वाली कक्षा की गतिविधियां, जो भी आपके कक्षा के अंदर गतिविधि हो रही वो सभी पाठचर्या होंगी, पाठ्यक्रम होंगी। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सख्त कि जो पाठचर्या है वो स्कूल में अनिवार्य है कि बच्चे को क्या पढ़ा जाए, ये तो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होगा, तो सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। अब देखिए क्या होता है कि आपको पूछेगा कि सहपाठचर्या गतिविधि कौन है, पाठचर्या गतिविधि कौन है, तो आप एक पेन ले लें और इसको कम से कम नोट कर लें कि पाठचर्या गतिविधि क्या है। तो आप ये समझ लें जो भी कक्षा में गतिविधि होगी वो तो पाठचर्या गतिविधि जरूर होगी। अब कोई कहेगा कि हम हल्ला कर रहे हैं क्लास में, ये पाठचर्या गतिविधि होगी, एकदम नहीं होगी। जो पढ़ाई से संबंधित है उसके बारे में, साथ ही साथ के पढ़ाई चल रहा है, टेस्ट दे रहे हैं कक्षा में, तो ये सब आपका पाठचर्या में आएगा। पुस्तकालय, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, संगोष्ठी, सेमिनार, कार्यशालाओं, वर्कशॉप, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, रिपोर्ट कार्ड, परीक्षा, ये सभी पाठचर्या गतिविधि हैं। आप इसको लिख लें, 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे आपको ध्यान में हो जाएगा। अब समझते हैं सहपाठक्रम क्या होगा। जो देखिए जिसका मार्क्स नहीं ऐड होता है लेकिन वो जरूरी होता है, लेकिन मार्क्स ऐड नहीं होता है। अब देखिए सहपाठक्रम क्या होगा, सामाजिक कौशल, सहयोग की भावना। सहपाठक्रम का क्या उद्देश्य है, सामाजिक कौशल होगा बच्चे में, सहयोग की भावना बढ़ेगी, आत्म अनुशासन की भावना बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई अकादमिक परीक्षा नहीं, जिसका कोई परीक्षा नहीं हुआ वो क्या होगा, सहपाठक्रम। इसमें क्या होगा, शारीरिक विकास, शैक्षणिक विकास गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि, नृत्य, वाद विवाद, गायन, प्रदर्शनी, भ्रमण, ये सब क्या हो गया, सहपाठक्रम, जिसका कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होता है। इसके साथ साथ क्या हो गया, सभा, छात्र परिषद, कैंटीन, कवि सम्मेलन, क्लब, ये क्या हो गया, सभी सहपाठक्रम के उदाहरण। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, सहपाठचर्या गतिविधियों में डैश को छोड़कर दी गई सभी गतिविधियां शामिल है। तो वाद विवाद अभी जस्ट देखिए सहपाठचर्या में, शिक्षण कक्षा के अंदर हो रहा है, क्या हो जाएगा, पाठचर्या में आ जाएगा, पाठचर्या के अंदर आ गया। प्रदर्शनी, ये तो इसके लिए कोई आप मान लीजिए कोई पेंटिंग किया, अच्छा
इसके लिए मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन प्रोत्साहन जरूर मिलता है। नृत्य, इस सब के लिए कभी मार्क्स नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ये जरूरी है, जिससे बच्चे का विकास होता है। तो सहपाठचर्या गतिविधि में कौन शामिल होगा? शिक्षण, क्योंकि ये शिक्षण किसमें है? पाठचर्या में। देखिए एक बात से आपका क्लियर हो गया। अब कह रहा क्या कि सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान लोकगीतों की प्रस्तुति का आयोजन का उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है बच्चों का सांस्कृतिक ज्ञान बढ़ाना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए वही प्रश्न आ गया, विषयगत शिक्षण परीक्षा संचालन और मूल्यांकन परणोरांत रिपोर्ट कार्ड तैयारी निम्नलिखित में से किस क्रिया का वैज्ञानिक उदाहरण है? ऑप्शन है पाठचर्या गतिविधि, पाठ सहगामी गतिविधियां, पाठ्येतर गतिविधियां, उपरोक्त सभी। तो अभी जस्ट बताएं क्या होगा? पाठचर्या गतिविधि। अभी यहाँ पे आपने जस्ट देखा है कि पाठचर्या गतिविधि में, यहाँ पे पाठचर्या गतिविधि यहाँ पे दिया, पाठचर्या गतिविधि में परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड ही हो गया, मूल्यांकन इसमें। उसके बाद सब पाठ्यक्रम का इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आपसे आसानी से प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, यदि कॉमन सेंस का प्रश्न है, स्टाम्प संग्रह और सिक्का संग्रह डैश के उदाहरण है जो पाठ्यक्रम गतिविधियों के प्रकार हैं। साहित्यिक गतिविधियाँ, देखिए साहित्यिक गतिविधियाँ में आ जाएगा नृत्य, गायन, वाद विवाद, निबंध लिखने का पता। शारीरिक गतिविधियां में आ जाएगा खेल कूद। ये सभी किसके उदाहरण है? ध्यान रखिएगा, सह पाठ्यक्रम के। उसमें से शारीरिक गतिविधियां क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब आ गया। अवकाश के समय की गतिविधियां स्टाम्प संग्रह, सिक्का संग्रह आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा स्टाम्प संग्रह, सिक्का संग्रह किसका उदाहरण है? अवकाश के समय की गतिविधियां। नागरिक विकास की गतिविधियां क्या होगी? सभा सम्मेलन में भाग लेना। अब देखिए, स्कूल सभा डैश को विकसित करने वाली सहपाठचर्या संबंधी गतिविधियों के सभी रूपों को केंद्र के रूप में कार्य करती है। सांस्कृतिक कौशल क्या होगा? नृत्य, गायन। शारीरिक कौशल खेलकूद। मनोरंजन कौशल हो जाएगा, मनोरंजन में देखिए आपका नृत्य भी आ जाएगा, खेलकूद भी आ जाएगा, नाटक भी आ जाएगा। और नागरिक कौशल इसका सही आंसर हो जाएगा स्कूल सभा। कि सभा में डिसीजन होता है क्या करना है, कैसे करना है। मान लीजिए किसी गांव में सभा हो रहा है किसी फंक्शन के लिए, डिसाइड क्या होता है कि मान लीजिए सरस्वती पूजा का सभा हो रहा है, तो कैसे सरस्वती पूजा होगा, किस टाइम से शुरू होगा, ये सब निर्णय लिया जाता है। इसी तरह इसमें लोग नागरिक कौशल का विकास होता है। स्कूल सभा कौन सा पाठचर्या या पाठ्यक्रम का उदाहरण है? नागरिक कौशल का। विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी क्रिया का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है चार्ट, मॉडल, बुलेटिन बोर्ड, विज्ञान क्लब। तो यहाँ सीधे विज्ञान क्लब दिख रहा है, तो आंसर मार देंगे विज्ञान क्लब, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए कह रहा कि प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि शिक्षण विधि के किस अंग का भाग है? तो ध्यान रखिएगा कि शिक्षक और छात्र नियंत्रित अनुदेशन, इसको ध्यान रखना है। किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त होता है? कंप्यूटर, चार्ट, टेलीविजन, रेडियो। आप ही बोलिए कि छात्र किससे ज़्यादा सीखेंगे? कंप्यूटर से ज़्यादा सीखेंगे, सही आंसर हो जाएगा। कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? आप ही बताइए, दृश्य साधन जिसको देख सकते हैं, तो किसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है? ऑप्शन है ग्राहक, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, रेखाचित्र। सबसे ज़्यादा कि कोई भी टीचर मान ली कुछ हो या ना हो, लेकिन ब्लैक बोर्ड जरूर होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला, उपयोग किए जाने वाला दृश्य साधन कौन हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी। मतलब कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी आप उसका बार बार परीक्षा लीजिएगा, उसका प्रतिभा का विकास होगा? नहीं होगा, ऑप्शन खत्म। वर्ग में उपस्थित अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जोड़ते हैं, ये ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, इसको घेर के रखते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, अलग करके उसका विकास नहीं हो सकता है। निजी कक्षा में पढ़ाने के लिए प्रेरित करना, ये तो सबसे गलत बात है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा वर्ग में उपस्थित अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया को जोड़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य चाहे बच्चा विकलांग हो, प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि हो, सबको एक साथ पढ़ाना है, समावेशी विकास करना है, और बच्चा उसी में ज़्यादा सीखेंगे। आप ये बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए आपको बताएं जस्ट अभी, बच्चों को पहले नियम समझाना, फिर उसके बाद नियमों से संबंधित उदाहरण देना। हम बताएं कि नियम का क्या हो जाता है? निगमनात्मक। उसका उदाहरण कोई दे रहा है तो आगमनात्मक। तो पहले क्या दे रहा है? नियम दिया जा रहा है तो क्या होगा? निगमनात्मक से, फिर उदाहरण दिया जा रहा होता है तो निगमनात्मक से आगमनात्मक, सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को विविध उपलब्ध कराते हैं, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसको देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं, इसका ये फायदा होता है, साथ ही साथ शारीरिक गतिविधि। तो इससे क्या होगा? देखिए
आप जिसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कान का उपयोग हो रहा है, आँख का उपयोग हो रहा है, आप शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं तो नाक का उपयोग भी हो जा रहा है, उसमें आपके त्वचा का भी उपयोग हो जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि आपके समस्त ज्ञान इंद्रियों का उपयोग सीख रहे हैं, उसका क्या उपयोग है। इसलिए सही सटीक आंसर होता है इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को मिलता है, इसलिए उपयोग करती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार से सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, जीन प्याजे, अल्बर्ट बंडूरा, अजीत कुमार। ये मेरा नाम है, लेकिन मेरा नाम है और जो हल्सी का तो। चलिए, तो मेरा ऑप्शन खत्म, हमने कोई ऐसा नहीं किया। हाँ, आगे कर सकते हैं, वो अलग बात है, अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कहानी बड़ा मज़ेदार है, 2 मिनट का टाइम है, सुन लीजिए, एग्जाम का टेंशन नहीं लेना, एग्जाम अच्छा जाएगा। कहानी ये है कि 3 बच्चा को पकड़ा गया, 3-4 साल का बच्चा था, उसको उसको 3 पहले बच्चा को दिखाया गया कि वैसा मूवी दिखाया गया जिसमें अगर बच्चा तोड़ फोड़ करे, किसी को मार, एक बच्चा सिनेमा में तोड़ फोड़ कर रहा था, मारपीट कर रहा था, उस बच्चा को सम्मानित किया गया। दूसरे बच्चा को क्या दिखाया गया कि उसको थोड़ा सा कम मारपीट वाला मूवी दिखाया गया और वो उसको उस मूवी में जो बच्चा तोड़ फोड़ कर रहा था सामान में, उसको सम्मानित नहीं किया गया। तीसरे बच्चे को क्या दिखाया गया, उस तरह का मूवी दिखाया गया कि जिसमें बच्चा अगर कुछ तोड़ फोड़ किया तो उसमें मारपीट, तोड़ फोड़ करने पे अगर कोई हिंसात्मक कार्य किया है तो उसमें उसको दंडित किया गया। तो पहला बच्चा क्या हुआ, जो उसमें वो क्या देखता है कि टीवी में देखता है कि जो बच्चा ज़्यादा तोड़ फोड़ करता है उसको इनाम मिलता है, तो वो जो उसको एक गुड़िया दिया गया, गुड्डा दिया गया, उसको बहुत बेतरतीब ढंग से पीटा उटा तोड़ फोड़ किया। दूसरा बच्चा उससे कम किया, तीसरा बच्चा डर के मारे कुछ नहीं किया। वो देखा है कि तोड़ फोड़ करेंगे तो पीट जाता है बच्चा। तो इसी को दिया अल्बर्ट बंडूरा साहब ने कि अगर बच्चा हिंसात्मक व्यवहार देखेगा तो हिंसात्मक व्यवहार सीखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। ऑप्शन है योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की अस्पष्टता, शिक्षक का ज्ञान। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ये गलत, यहाँ पे होगा अस्पष्टता। कह रहा है कौन शामिल नहीं है, अस्पष्टता नहीं होगा, अस्पष्टता होगा। तो देखिए, ये दृढ़ता आपको थोड़ा सा हार्ड वर्ड लग रहा है, जो ही हार्ड वर्ड लग रहा है इसको गोली मारिए। बाकी बात शामिल नहीं है तो वही योजना की दृढ़ता शामिल होगा। अब शिक्षण विधि में आज कहेगा कि आज हम 10 क्वेश्चन खत्म करेंगे। अब बच्चा 9 क्वेश्चन खत्म किया, बीमार पड़ गया, नहीं अब खत्म करेंगे, इतना दृढ़ नहीं होना, इसलिए ऑप्शन खत्म हो जाएगा। सिद्धांत पाठ्य योजना में योजना की दृढ़ता शामिल होगी। बाकी बात शिक्षार्थियों का ज्ञान आवश्यक है, उद्देश्यों की स्पष्टता आवश्यक है, शिक्षक का ज्ञान आवश्यक है। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षा का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन है बालक को पढ़ाना, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को खेल से रोककर पढ़ाना, बालक को केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए। अब देखिए, जो ही केवल आ गया, ट्रिक्स बताए, जो केवल आ गया तो ये ऑप्शन खत्म, क्योंकि अच्छा काम नहीं है। बालक को खेल से रोककर पढ़ाना अच्छा काम नहीं है। बालक को पढ़ाना, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। देखिए, हमको टीचर का काम ये नहीं पढ़ाना, टीचर काम पढ़ाना तो है, लेकिन उससे ज़्यादा ऑप्शन क्या, उसको आप प्रेरित कीजिए, वो खुद से पढ़ेगा तो और ज़्यादा सीखेगा। तो बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना सबसे अच्छा शिक्षा का प्रमुख कार्य है। अब अगला देखिए, ये 2 प्रश्न बड़ा अच्छा है। प्रश्न क्या कर रहा है कि अभिवृद्धि से संबंधित कौन सी बात औसत है। अभिवृद्धि का इंग्लिश होता है ग्रोथ, एक होता है विकास जिसका इंग्लिश होता है डेवलपमेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अभिवृद्धि क्या हो गया, ये शारीरिक से संबंधित है, तो वृद्धि का मापन कर सकते हैं, बात सही है। शारीरिक क्या है, कोई कितना हाइट बढ़ा नाप सकते हैं। वृद्धि एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है। आप ही बताइए, शारीरिक अगर आप 20 साल 25 साल के बाद, आप 50 साल के बाद भी 2 फीट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़िएगा, तो आपका वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है। ये बात सत्य है। हमको क्या खोजना, औसत। वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है, ये कह रहा है कि वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता, ये बात सही है। कभी आपका एक टाइम में ज़्यादा हाथ का स्पीड ज़्यादा बढ़ेगा, तो कभी हाइट बढ़ेगा, तो इस तरह से डिपेंड करता है। अब कह रहा है कि वृद्धि परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। तो ये देखिए, वृद्धि सिर्फ परिमाणात्मक होती है, गुणात्मक कौन होता है, विकास। तो इसलिए ये औसत हो जाएगा। अगर सिर्फ परिमाणात्मक पूछता, परिमाणात्मक ये गलत लिखा हुआ, इसका सॉरी ध्यान नहीं रहा, ये परिमाणात्मक ऐसे होता। तो अगर सिर्फ परिमाणात्मक मैग्नीट्यूड पूछता कि वृद्धि परिमाणात्मक है तब सही होता, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जा रहा है, कह रहा है कि वृद्धि परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि कौन औसत है, तो यही औसत हो गया। और तीनों लाइन आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पूरा का पूरा याद ध्यान रखना है। अब कह रहा है अभिवृद्धि, अभिवृद्धि क्या,
अच्छा, ये क्वेश्चन सॉरी डबल रिपीट हो गया। अब कह रहा है विकास डेवलपमेंट से संबंधित कौन सी बात औसत है। हमें स्टूडेंट का विकास करना है, ना कि ग्रोथ, ध्यान रखिएगा। तो विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, एकदम बात सही है। देखिए, मेरा मन में आत्मविश्वास भी बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, ये सब हो गया आंतरिक। जबकि बाह्य हमारा शरीर बढ़ता है, ये सब भी हमको किसी चीज़ के प्रति कैसे व्यवहार करना, आग के प्रति कैसे व्यवहार करना, ये सभी सीखना, ये बाह्य प्रक्रिया हो गया। मनुष्य का विकास सामाजिक, संवेगात्मक एवं बौद्धिक पक्षों से संबंधित है, एकदम बात सही है। विकास जीवन भर चलता, आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है, तो उसका भी विकास होता है, क्योंकि यहाँ बौद्धिक पक्ष से भी संबंधित है विकास। विकास में निश्चित क्रम नहीं होता, ये बात गलत है। विकास में निश्चित क्रम होता है, जबकि वृद्धि में निश्चित क्रम नहीं होता, ये बात ध्यान रखना है आपको। अब देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या NCF 2005 में शामिल नहीं है। ये आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय पाठचर्या नेशनल कैरिकुलर फ्रेमवर्क कब लागू हुआ, 2005 में। अब इसका 3-4 शर्त आपको हमेशा ध्यान रखना ही रखना। ये आपको CTET में जितना भी पढ़ा रहे, CTET में जब आप एग्जाम दीजिएगा, अगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित हो, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करने से संबंधित है। अब देखिए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ये तो अच्छी बात है, तो इससे भी ये सही होगा। अब कह रहा है कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, अच्छी बात है। हमको क्या करें, शामिल नहीं है। पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित हो, हमको पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं होकर छात्र केंद्रित होना चाहिए, और छात्रों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अगर हम पाठ पुस्तक पे केंद्रित करेंगे तो बस छात्र रटेगा और कुछ नहीं सीखेगा, तो इसलिए ये शामिल नहीं होगा सी ऑप्शन। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और वैसे डी ऑप्शन में पढ़ रहे थे, कह रहा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करने से संबंधित है, एकदम बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 होगा, गलत लिख दिए 2022। नई शिक्षा नीति 2020 में 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए नई व्यवस्था है। तो अब देखिए क्या होता है, इस समिति जो ये नियम दिए, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। कौन है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। अब देखिए पहले क्या होता है कि 3 साल का बच्चा हो जाएगा तो उसको क्या क्या आता है, उसको पहले 5 साल वाला में ऑप्शन में आएगा, क्या आएगा 5 साल में क्या जाएगा, वो नर्सरी में जाएगा, LKG में जाएगा, UKG में जाएगा, पहला क्लास दूसरा क्लास, ये हो गया आपका 5 हो गया। उसके बाद फिर ये 3 में आएगा, 3, 4, 5 ये प्राइमरी लेवल का हो गया। फिर ये 6, 7, 8 फिर 3 में आएगा 6, 7, 8 ये मिडिल क्लास का हो गया। उसके बाद 4 9th में पढ़ेगा, 10th पढ़ेगा, 11th पढ़ेगा, 12th पढ़ेगा, ये इस तरह का फ्रेम वर्क हो गया। तो हम क्या समझे कि तो नई व्यवस्था क्या है, बच्चा पहले 5 तक जाएगा। 5 में मतलब आप समझ रहे हैं कि नर्सरी LKG UKG 1 2 5 साल में ये नर्सरी से लेकर दूसरा तक चल जाएगा। फिर अगले 3 साल में क्या जाएगा, प्राइमरी में 3, 4, 5। फिर उसके बाद मिडिल में जाएगा 6, 7, 8 ये 3 आ गया। फिर 4 वर्ष में 9, 10, 11, 12 9वां 10वां 11वां 12वां क्लास में पढ़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रिक्स क्या रखिएगा 5, 3, 3, 4 ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए नई व्यवस्था क्या होता है कि 5 + 3 + 3 + 4। चलिए थोड़ा सा और कुछ अच्छे क्वेश्चन को रिवीजन लेते हैं। अब अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये लेक्चर होने जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपनी कक्षाओं में सामाजिक व्यवहार के लिए कौन जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है प्रधानाचार्य, छात्र, शिक्षक, लिपिक। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी जिम्मेदारी होगी शिक्षक पे रख दीजिए। यहाँ तो सीधे कह रहा है सामाजिक व्यवहार के लिए कौन जिम्मेदार होता है, टीचर महोदय जिम्मेदार होंगे, शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन स्कूल में मानव संसाधन प्रबंधन HRM का उद्देश्य है। तो इसका सही देखिए, HRM क्या होता है, ये मानव संसाधन से संबंधित होता है। और इसका होता है कि स्कूल में कैसे बहाली करना है, स्कूल में कैसे कर्मचारियों को व्यवहार करना है, साथ कर्मचारियों को कैसे बहाली करना है, उसके साथ साथ छात्र का कैसे विकास हो, ये सब का ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए पैसा कमाना उद्देश्य होता है, लेकिन ऑप्शन नहीं टिक करना, दिखावा करना ये सब निगेटिव है, इसको नहीं रखना है। प्रभावी शिक्षा व्यवस्था ये अच्छा पॉइंट है, इसलिए प्रभावी शिक्षा व्यवस्था अभी भी हमने डिस्कस किया कि उनका काम है शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान रखना। और इससे अब देखिए
शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। अब देखिए शिक्षण आ गया तो पहले देखिए मानव संसाधन से ज़्यादा पावरफुल कौन होंगे, प्रार्थनाचार, उसके बाद आएगा मानव संसाधन। तो प्रार्थनाचार और मानव संसाधन दोनों आ गए, इसलिए प्रार्थनाचार सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव संसाधन विकास पेशेवर किसमें सुधार करके कर्मियों को उन्मुख प्रशिक्षण विकसित करने के कार्यक्रम प्रदान करता है। अब कह रहा है कि मानव संसाधन विकास पेशेवर कर्मचारियों के किस में सुधार करेगा, कौशल में सुधार करेगा, अच्छी बात है, उसको बताएगा कि आप ऐसे कीजिए आपका और कौशल विकास होगा, ज्ञान विकास करेगा, क्षमता विकास करेगा, एकदम सही है, जिससे कर्मचारी और अच्छा होगा। ये तो मानव संसाधन का कार्य ही है, स्कूल का मानव संसाधन का, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहा निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन प्रबंधन के भाग हैं। नौकरी विश्लेषण और प्रारूप, कर्मचारी संबंध, भर्ती एवं चयन, इनका भी हम जस्ट चर्चा की, इसलिए तीनों ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। और इससे भी उपरोक्त सभी आ जाए तो 90% चांस है कि उपरोक्त सभी होगा, इसलिए रिस्क नहीं लेना, उपरोक्त सभी मार देना। और थोड़ा सा निगेटिव लग जाए तो आप थोड़ा सा सोच लीजिए, कभी कभार उपरोक्त सभी आंसर नहीं होता है। अब कह रहा है कि प्रधानाध्यापक की नेतृत्वकारी भूमिका में शामिल है शैक्षणिक नेतृत्व, स्कूल में कैसे पढ़ाई होगी, कौन टीचर कैसे पढ़ाएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी होता है, उनका नेतृत्व करते हैं। संस्थागत नेतृत्व, वो पूरे स्कूल का भी नेतृत्व करते हैं, तकनीकी नेतृत्व का भी करते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है खेल और परेड किस प्रकार की सपाठचर्या गतिविधि के उदाहरण है। आपने जस्ट पढ़ा खेल और परेड, ये तो सपाठक्रम हो गया, सपाठचर्या। उसमें साहित्यिक क्रियाकलाप में क्या होता है, वाद विवाद, निबंध, कवि सम्मेलन, प्रतियोगिता, ये सब हो गया। शारीरिक विकास, खेल और परेड शारीरिक विकास संबंधित है, तो शारीरिक विकास सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक छात्रा अपनी अतिरिक्त पाठचर्या गतिविधि के रूप में नाटकशाला थिएटर कर रही है, वह किस प्रकार की कला में शामिल है। तो कह रहा है इनमें से किसी में भी शामिल नहीं है, कला प्रदर्शन, दृश्य कला प्रदर्शन और दृश्य दोनों। अब समझते हैं कला प्रदर्शन और दृश्य कला क्या है। ये कला प्रदर्शन हो गया कि जैसे नाटक देख रहे हैं, उसमें आप आदमी को सजीव रूप से देख रहे हैं, आदमी को सजीव रूप से देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कला प्रदर्शन, परफॉर्मिंग। ये क्या हो गया, परफॉर्मिंग आपका हो गया कला प्रदर्शन। दृश्य कला हो गया, जैसे चित्रकला हो गया, वीडियो हो गया, ध्यान रखिएगा वीडियो भी, कोई मूवी देख रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा, दृश्य कला, विजुअल में। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कला प्रदर्शन। वैसे यहाँ पे हम स्पष्ट बताए, दृश्य कला में क्या आ जाएगा, चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, वीडियो। जबकि कला प्रदर्शन परफॉर्मिंग आर्ट में नाटकशाला, नृत्य, कठपुतली, संगीत, इसको भी ध्यान में रखना है। तो 2 बार रिपीट हो गया है। चलिए यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब और भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, इसको भी अच्छे से करना और धैर्य नहीं खोना। अगर एक दिन अगर आप मेहनत करते हैं, आप मुश्किल से 1 से 2 बार इसको देख लें, इसको नोट करें, तो आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। छात्र को कौन कौन समस्या हो रही है। अगर छात्र से संबंधित समस्या पर प्रश्न पूछा जाए तो आप कोशिश कीजिए कि इसकी जिम्मेदारी टीचर पर ही आए, और 99% केस में यही सही होता है। दूसरा टॉपिक हमारा हो गया कि कोई स्कूल है, कोई विद्यालय है, उसका भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए। तो वो उसमें हवादार कमरा होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होना चाहिए, रहने बच्चों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा कि शिक्षण कार्य में अधिगम प्रक्रिया। अधिगम का अर्थ होता है शिक्षण, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अधिगम का अर्थ क्या होगा, सीखना। इन सब टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की औसत विशेषता है। अगर आप में से जिन लोगों को अभिप्रेरणा का अर्थ पता है वो क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अभिप्रेरणा का इंग्लिश होता है मोटिवेशन। जो मोटिवेशन आपके दिमाग में आया, आप समझ गए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि इनमें कौन सी मोटिवेशन का औसत मतलब गलत विशेषता है। पहला कह रहा है कि अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता है। अगर आपको कोई मोटिवेट करता है तो आप सही रास्ता आप करते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, ये बात तो सही है। प्रेरित व्यवहार निरंतरता प्रदान करता है। अगर हम आपको मोटिवेट करें पढ़िए तो आप पढ़िएगा, आप डेली पढ़िएगा तो आपको कंटिन्यूटी मिल रहा है, कंटिन्यूटी मिल रहा है, तो ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है। प्रेरित, आप बताइए कोई आपको मोटिवेशन कर रहा है, कोई कठोर हम आपको बोल रहे हैं पढ़िए, अच्छा मार्क्स लाइएगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये कठोर आपके साथ कठोरता कर रहे नहीं कर रहे, तो ये विशेषता गलत हो जाएगा मोटिवेशन का। अभी प्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करती है, एकदम करती है। आपको ऊर्जा मिलता है, अगर कोई मोटिवेशन करता है तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सी अभिप्रेरणा की औसत विशेषता है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है।
अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं। अनुशासन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बारे में हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है दंड मिलने पर ही सही कार्य करना। अब देखिए कि जब भी आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो अनुशासन का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा को मारे पीटे, चाहे बच्चा कितना भी बदमाशी करे। तो ऑप्शन खत्म। नियमों का पालन करना, ये ऑप्शन सुनने में सही लग रहा है, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है। स्वतः ही नियमों का पालन करना, सही ढंग से रहना। देखिए 2 नियम वाला ऑप्शन है इसमें। देखिए अनुसार अगर हम आपको कह रहे हैं कि डेली स्कूल आया कीजिए, सॉरी अगर आप ये कहिए कि बच्चों को आप कह रहे हैं कि डेली स्कूल आए, आप एक दिन बोले 2 दिन बोले, बच्चे उसके बाद डेली स्कूल आ रहे हैं, तो ये तो बच्चे स्वतः नियम का पालन करें। डेली स्कूल आना भी अनुशासन का नियम है, तो स्वतः ही नियमों का पालन करना अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करना, पाठ को सबसे दिलचस्प बनाना, छात्रों को सहयोग लेना, नियमित रूप से माता पिता से मिलना। देखिए कह रहा है छात्रों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए, अगर कोई आदमी हिम्मत हार गया है कि मेरे से अब कुछ नहीं होने वाला है, तो आप उसको क्या कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा। मोटिवेट वो कैसे होगा? जब आपको उसको जो कह रहा है काम नहीं हो पाएगा, मतलब कि 10th क्लास का बच्चा वो कह रहा है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, उसको आप क्या किए, काम दे दे कि जाओ तुम आज 3rd या 4th क्लास में पढ़ा लो। वो पढ़ा क्या, उसको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि उसको अब लगेगा नहीं हम जब पढ़ा सकते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों का सहयोग लेना, या कि अगर किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो उसको किसी काम में लगा दीजिए, उससे सहयोग लीजिए, तो वो मोटिवेट फील करेगा, वो काम कर लेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? उनसे सदैव हंसी मजाक करके, उनसे उचित दूरी बनाकर, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, छात्रों को अपना मित्र बना के। देखिए सदैव हंसी मजाक कीजिएगा, मतलब बच्चा परेशान है, आप हंसी मजाक कर रहे हैं, ऑप्शन खत्म। उनसे उचित दूरी बना लीजिए तो सबसे बेकार है। आज तक कोई रिश्ता दूरी बना के बना है? नहीं बना। देखिए एक कह रहा है छात्रों को अपना मित्र बना के, एक ऑप्शन कह रहा है उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। अगर तीसरा ऑप्शन में कोई निगेटिव पॉइंट रहता तो आप ये छात्रों को अपना मित्र बनाकर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ दिख रहा है आप किसी का समस्या सुन रहे हैं, उसका उपाय बता रहे हैं, उसको हेल्प कर दे रहे हैं, वो तो खुद आपका मित्र बन जाएगा। इसलिए तीसरा ऑप्शन सबसे अच्छा है कि एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके स्थापित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है एक विद्यार्थी अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? आप टीचर हैं, एक स्टूडेंट अपनी पारिवारिक समस्या, सिंपल बात सोचिएगा, कोई भी आदमी अगर आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है क्या करेंगे? उसको थोड़ा सा सहायता, मतलब बोलिएगा कि कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ हेल्प कीजिएगा कि कुछ उपाय दीजिएगा, ये नहीं कि बस बोल के निकल गए। तो पहला उसकी समस्या सुनेंगे और उससे संभव उपाय सुझाएंगे, ये तो अच्छा ऑप्शन है। लेकिन बाकी और देखते हैं कोई और अच्छा ऑप्शन भी है। उसकी समस्या सुनेंगे और उससे नैतिक संबल देंगे। उसे केवल पढ़ाई से संबंधित समस्या की चर्चा करने के लिए कहेंगे। बच्चा परेशान है, आप कहेंगे पढ़ो पढ़ो, ऐसा होता है? भूखे आदमी को बोलेगा भजन करने के लिए, भजन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ऑप्शन खत्म। उसे पारिवारिक समस्या की चर्चा नहीं करने के लिए कहेंगे, ये भी ऑप्शन गलत है। कोई दुख है, बोलेगा कि हाँ दुख अपने पास रखो, चुपचाप पढ़ो, ऐसे थोड़े होता है, नहीं होता है। अब देखिए 2 है, एक में बस सब दिलासा दे रहे हैं, एक में उपाय भी बता रहे हैं, सुन रहे हैं और उपाय भी बता रहे हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में अनुशासनहीनता उत्पन्न नहीं करता है? कह रहा है कक्षा में कौन अनुशासनहीनता उत्पन्न नहीं करेगा? छात्रों का खेल कूद की गतिविधियों में भाग लेना, ये अनुशासन का रूप ही है। छात्र खेल कूद में गतिविधि में भाग ले रहे हैं, ये अनुशासन नहीं तोड़ रहे, लेकिन हमको क्या खोजना, अनुशासन तोड़ रहा है। अनुशासन तोड़ तो नहीं रहा, ये ऑप्शन तो सही हो गया। लेकिन बाकी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। व्याख्यान के दौरान छात्रों का आपस में बात करना, ये तो अनुशासन उत्पन्न करेगा, अनुशासनहीनता उत्पन्न करेगा। छात्रों का भड़काऊ इशारे करना, यह अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है। छात्रों का कक्षा में देरी से आना, ये भी अनुशासनहीनता का एक रूप है। लेकिन कह रहा है कौन सा कक्षा में अनुशासनहीनता उत्पन्न नहीं करता है? छात्रों का खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेना। ये नहीं कि आप दोपहर में निकल गए क्लास टाइम में खेलने के लिए, कूदने के लिए, उसके बाद कहेगा कि अनुशासनहीनता नहीं कर रही थी, अनुशासनहीनता करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए आपके सहकर्मी शिक्षक उन छात्रों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं जो अवांछनीय कृत्यों में शामिल हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिया हुआ है। अपने सहकर्मी को सलाह देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि ऐसे छात्रों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार न करें। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक के बारे में प्राचार्य से शिकायत करेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि दूर रहेंगे। चौथा ऑप्शन है विद्यालय की वार्षिक बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे।
अगर मान लीजिए एक शिक्षक हैं जो आपके साथ ही किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे छात्रों के साथ उनकी मित्रता स्थापित हो गई है जो जुआ खेलता है, चोरी, ये सब कुकृत करता है, उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार कर लें। तो आप इनको क्या कीजिएगा, ये कहीं शिकायत करना अच्छा बात नहीं है। सबसे अच्छा बात है कि उनको समझाएं कि आप उनसे दूर रहें। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, अपने सहकर्मी को सलाह देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि ऐसे छात्रों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार न करें। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि कक्षा में शिक्षक किसी छात्र की निंदा या अपमान करता है तो छात्र अध्यापक से घृणा करने लगेगा, छात्र अधिगम हेतु अभिप्रेरित हो जाएगा, छात्र अपमानित महसूस कर हीनता शिकार हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि कक्षा में शिक्षक किसी छात्र की निंदा या अपमान करता है, मतलब आप टीचर हैं, किसी छात्र का बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तुम नहीं पढ़ पाए, इससे छात्र में क्या होगा, छात्र अध्यापक से घृणा करेगा। ये अमूमन बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन आप एक शिक्षक हैं तो ये तो छात्र गलत कर रहा है। अब आपको ऐसा ऑप्शन खोजना है कि जिसके जिम्मेदार आप हों। छात्र अधिगम है तो अभिप्रेरित हो जाएगा, ये तो गलत बात। साथ आप छात्र को बहुत गंदा ढंग से डांटे, वो पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं होगा। छात्र अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आपने बच्चा को डांटा, बच्चा अपमानित महसूस किया और हीनता का शिकार हो गया कि अब वो उसको लगता है कि नहीं पढ़ पाएगा। तो ये सही आंसर हुआ। देख रहे हैं, इसमें भी अगर बच्चा हीनता का शिकार हुआ किस कारण, शिक्षक के कारण, तो ये सबसे ज़्यादा सही आंसर होगा। एक शिक्षक छात्रों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है अधिकार की शक्तियों का उपयोग करके। आज तक ऐसा कोई रिलेशन जबरदस्ती बना है? हम मान लीजिए कि एक सिंपल सा ऑप्शन देखते हैं कि आप एक IAS अफसर बन गए, आप IAS अफसर बन गए, आपको कोई लड़की पसंद है, वो आपको पसंद नहीं करता, आप जाके बोलिए कि देखो IAS अफसर बन गए, अब शादी कर लो। वो हो सकता है कि कुछ कर ले, लेकिन व्यवहारिकता बात है, जब तक कि आप किसी को जानिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, कोई आपको नहीं समझेगा, तब तक आपके साथ उसका संबंध स्थापित नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी बड़ा पद पे हों। तो इसलिए ये ऑप्शन खत्म है। अब देखिए, ये मत बहुत लोग कहेगा सर ऐसा हो जाता, भाई हो जाता है, लेकिन आप शिक्षक हैं तो एक आइडियल विचार पे चलें। उनके लिए मार्गदर्शक मित्र और सूत्रधार बन के, उनके लिए मार्गदर्शक या मित्र बनकर, उनका दोस्त बनकर। कि दो मित्र वाला तो ऑप्शन तीनों में है, उसका मार्गदर्शक वाला इन दोनों में ऑप्शन भी है, सूत्रधार होता है उसको गाइड करने वाला, सही सलाह देने वाला। इसलिए सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, उनके लिए मार्गदर्शक मित्र और सूत्रधार बनकर। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है नेतृत्व वही कर सकता है जो उच्च आदर्श वाला हो, प्रतिष्ठित हो, समान व्यक्ति जैसा हो, क्रूर हो। तो बताइए कि कौन नेतृत्व कर सकता है जो उच्च आदर्श वाला हो, इस बात को ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वांछनीय तरीका कौन सा है। मतलब आप मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो कौन सबसे अच्छा तरीका है। विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुविध तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना, किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसी एक ही विधि को प्रोत्साहित करना, किसी भी समस्या के समाधान के लिए चरण दर चरण निर्देश देना। देखिए, दूसरा ऑप्शन थी एक ही विधि के लिए प्रोत्साहित करने, ऑप्शन गलत हो गया। किसी भी समस्या के समाधान के चरण, उसको सिर्फ निर्देश दे रहे हैं और बच्चा को सब कुछ आप निर्देश ही दे रहे हैं, बच्चा सीखेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं सीखेगा। सामूहिक कार्य और सहपाठियों के सहयोग को प्रोत्साहित करना, ये तो सबसे गलत बात है। 3 ऑप्शन खत्म हो गया। पहला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुविध तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना, ये अच्छा ऑप्शन है, इसलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण का सबसे अच्छा डैश के रूप में वर्णित किया गया, व्यवसाय, उद्यम, पेशा, जीविका। तो शिक्षण को सबसे पेशा, प्रोफेशन के रूप में वर्णित किया गया, ये सबसे अच्छा आंसर हुआ। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रभावी शिक्षण का गुण नहीं है। ऑप्शन है लोकतंत्रवादी। देखिए, प्रभावी शिक्षण का गुण नहीं है, मतलब इसमें 3 गुण होगा, एक अवगुण होगा जो नहीं होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्रवादी है, मतलब सबका साथ सबका विकास। आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चा का ध्यान रख रहे हैं, ये अच्छी बात है, इस ऑप्शन को रखेंगे। ये तो गुण हो गया, लेकिन पूछ रहा गुण नहीं है। सहानुभूतिपूर्ण, बच्चों के साथ आप सहानुभूतिपूर्ण ही व्यवहार करना चाहिए, ये शिक्षक का अच्छा गुण। एक तंत्रीय का मतलब हो गया निरंकुश, जो हम कहेंगे वही होगा। बच्चा कहेंगे बच्चा उठो तो बच्चा उठेगा, बच्चा कहेंगे पढ़ेगा पढ़ो तो पढ़ेगा, कहेंगे लिखेंगे तो लिखो, उसको कहेंगे बाहर जाओ तो बाहर जाओ, मतलब उसका कुछ नहीं सुनना। हम बोलेंगे ये क्वेश्चन सही है, बच्चा कितना बोला कि सर ये हो सकता है ये गलत आंसर है, मतलब हमको कुछ और आ रहा है तो कुछ नहीं सुनेंगे, बस सिर्फ अपना मन का चलेंगे, बस हिटलर हो गए, तो ये एकदम गलत बात है। इसलिए एक प्रभावी शिक्षक का गुण कौन नहीं होगा, एक तंत्रीय। चौथा ऑप्शन है वांछनीय सूचना प्रदाता। एक अच्छा शिक्षक छात्रों को अच्छा सूचना प्रदान करता है जो उनके लिए जरूरी होता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रतिरूपण एक प्रभावी शिक्षण विधि निम्न में से किसके लिए है? दृश्य अक्षमता वाले बच्चे, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, एसिडेटिक अटैक पीड़ित, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे। प्रतिरूपण होता है नकल करना, तो इसमें जो अधिगम मतलब सीखने में असक्षम बच्चे होते हैं उनको हम नकल करना सिखाते हैं, जैसे कि उनको चलना सिखा रहे हैं तो हम चलेंगे, बोलेंगे तुम ऐसे करो, तो उनके लिए एक अच्छा उपाय है प्रतिरूपण। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण रणनीति युक्ति एक लोकतांत्रिक शिक्षक रणनीति है? मतलब एक अच्छा शिक्षक का बिहेवियर कहिए या लोकतांत्रिक शिक्षण रणनीति है। तो ऑप्शन है परियोजना रणनीति, व्याख्यान रणनीति, अनुक्रमित अनुदेशन, दृष्टांत रणनीति। इसका होगा परियोजना रणनीति। इसमें प्रोजेक्ट, परियोजना का इंग्लिश होता है प्रोजेक्ट, इसमें ऐसा प्रोजेक्ट इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें, बच्चे लोग पार्टिसिपेट करें, एक अच्छा रणनीति है, तभी तो लोकतांत्रिक होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में संचार निर्भर करता है। कक्षा में संचार निर्भर करता है। ऑप्शन है शिक्षक के स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाइयों के स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर, कक्षा अंतःक्रिया पे। कि विद्यार्थियों की योग्यता पर ये तो कक्षा संचार बात खत्म है, क्योंकि विद्यार्थियों की जिम्मेदारी देना ही नहीं है। विषय मान लो कोई कठिन टॉपिक लेके चल रहा है, बच्चा समझ नहीं रहा है, तो अच्छा कक्षा में संचार होगा नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा। कक्षा में संचार का एक तो है शिक्षक के स्पष्ट करने की क्षमता पर, एक है कक्षा की अंतःक्रिया। एक लिखा है कक्षा में संचार मतलब कम्युनिकेशन। कक्षा में एक पढ़ाई भी हो रहा है, बात भी हो रहा है कि बच्चा भी प्रश्न पूछ रहा है, टीचर भी प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चा जवाब दे रहा है। तो इसलिए शिक्षा कक्षा में संचार निर्भर किस पे करेगा? कक्षा की अंतःक्रिया पर, कक्षा की अंतःक्रिया पर। अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण के समान सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में निर्देश देता है, सही बात है। प्रशिक्षण एक व्यवहारिक विधि है जो अधिगम की प्रक्रिया में निर्देशों के आधार पर की जाती है। ट्रेनिंग के बारे में कह रहा है, आप देखते होंगे ट्रेनिंग जब दिया जाता है तो बता देता है कि आप ऐसे करें, आपको बच्चे को ऐसे पढ़ाना है, तो ये सही है। शिक्षण एक सैद्धांतिक विधि है जो अधिगम की प्रक्रिया में ज्ञान उत्पन्न करने के लिए क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखने की प्रक्रिया में ज्ञान उत्पन्न क्या होता है, बात सही है। चौथा ऑप्शन है शिक्षण एक पूर्णतः परिभाषित प्रक्रिया है। अब ये बताइए, कह रहा है कि शिक्षण एक पूर्णतः परिभाषित प्रक्रिया, ये बात किसी भी ढंग से सही नहीं। आप देखिए कि हम 2-3 अच्छे टीचर का नाम लेते हैं, खान सर का नाम सुने होंगे, विकास देवकीर्ति सर का नाम सुने होंगे, ये यूपीएससी वाले ओझा सर का नाम सुने, उनका सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, तो इसलिए शिक्षण विधि को कोई पूर्णतः परिभाषित नहीं कर सकते। तो खान सर हैं वो मतलब उसी समय बच्चा को याद करवा देते हैं, उस साथ ही साथ मतलब एक बार को 3-4 बार रिपीट कर देते हैं। जबकि विकास सर क्या है, वो एक पॉइंट मतलब वो लेंदी पढ़ाते हैं, मतलब सॉरी लेंदी नहीं मतलब लंबा, लेंदी का मतलब नेगेटिव नहीं लीजिएगा, लंबा पढ़ाते हैं, मतलब 3 से 4 घंटा आराम से पढ़ा लेते हैं और बच्चा लोग 4 घंटा तक उबता नहीं है। लेकिन खान सर में भी यही बात है कि दोनों सर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन तरीका अलग अलग है, दोनों को कोई परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन दोनों अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए शिक्षण एक पूर्णतः परिभाषित प्रक्रिया, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन सत्य नहीं है। तो हमारा यही पूछ रहा है कि सत्य कौन नहीं है? सत्य ये नहीं है। अब कह रहा है कि ऑप्शन एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, मतलब उसे सीखने के सिद्धांतों की भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि इससे शिक्षक को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को जानने में सहायता मिलती है। इससे शिक्षक को शिक्षार्थियों की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। शिक्षक को शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। इससे कक्षा का अनुशासन सुनिश्चित होता है। ये ऑप्शन तो नहीं है। क्यों जानना चाहिए? इसलिए जानना चाहिए कि इससे शिक्षक को शिक्षार्थियों की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्यालय पुस्तकालय की विशेषता नहीं है? अब ये वातावरण से संबंधित प्रश्न आने शुरू हो गए। कह रहा है एक पुस्तकालय में पुस्तकों, पत्रिकाओं, दैनिक और पत्रों आदि का संग्रह होना, ये तो अच्छा पुस्तकालय का विशेषता है, ये सही बात है। पूछ रहा है कौन विशेषता नहीं है? छात्रों को समायोजित करने के लिए इसमें पर्याप्त संख्या में सीट होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। इसमें खेल गतिविधियों के लिए सभी आवश्यक उपकरण होते हैं। लाइब्रेरी या पुस्तकालय में देखें कि उसमें खेल होगा, डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। इससे शोर विघ्न आदि से मुक्त स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ऑप्शन सही है। तो ये बात समझ गए तो ये ऑप्शन अपने खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें शांति चाहिए। जो खेल होगा तो शोरगुल होगा, लाइब्रेरी में खेल कूद हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अच्छे विद्यालय पुस्तकालय की विशेषता ये नहीं होगी, तीसरा ऑप्शन वही सही आंसर होगा। खरा निम्नलिखित में कौन सी भौतिक संसाधन प्रबंधन की अनिवार्य विशेषता? पर्याप्तता, सुरक्षा, समन्वय, उपरोक्त सभी। बहुत करा कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक संसाधन प्रबंधन की अनिवार्य विशेषता? विद्यालय के भौतिक संसाधन प्रबंधन के बारे में पूछा जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होना चाहिए, सुरक्षा भी होना चाहिए, समन्वय भी होना चाहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप कोशिश कीजिए, 99% चांस है कि उपरोक्त सभी आएगा ही।
भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है आवश्यकता आधारित, अनुदान आधारित, क्षमता आधारित, जनसंख्या आधारित। तो जितनी लंबी तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर, तो मतलब आपको जितना आवश्यकता है उसके अनुसार प्रबंध कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता आधारित। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक विद्यालय भवन का एक घटक होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उचित वायु संचालन, मतलब वहाँ पे अच्छा प्रकाश हवादार मकान होना चाहिए, कक्षा होना चाहिए। प्राकृतिक प्रकाश तक पहुँच, छायादार उद्यान। अब गार्डन में पहले ज़माना में था कि गार्डन में गुरुकुल में जंगल में पढ़ाया जाता था, अब वो टाइम खत्म हो गया, इसलिए उचित वायु संचालन विद्यालय भवन का रहा है, इसमें प्राकृतिक प्रकाश तक पहुँच होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि भौतिक संसाधन प्रबंधन में पहचाने गए अवरोधों का समाधान होना चाहिए, शिक्षकों का निलंबन। कह रहा है भौतिक संसाधन प्रबंधन में पहचाने गए अवरोधों का समाधान करना है, सेवाकालीन प्रशिक्षण और रिफ्रेशिंग पाठ्यक्रमों का संचालन करना, संसाधनों के महत्व और उपयोग की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना। शिक्षक निलंबन करने से कोई फायदा है, मतलब कोई दिक्कत हो गया तो आप शिक्षक को निलंबन कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, ऑप्शन गलत है। सेवाकालीन प्रशिक्षण और रिफ्रेशिंग पाठ्यक्रमों का संचालन, ये ऑप्शन सही है। संसाधनों के महत्व और उपयोग की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 4, 2 और 3 दोनों। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मानव संसाधन विद्यालय से संबंधित है? वो मानव होना चाहिए और संसाधन होना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में काम आ जाए, वो संसाधन है, चाहे टीचर हो, डॉक्टर हो, टेबल कुर्सी बेंच सब संसाधन है। तो मानव संसाधन कौन हो गए? डॉक्टर हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति, जो भी आप ज़िंदगी में काम नहीं आ रहे, वो तो नियम तो बना रहे हैं, इंजीनियर हो गए, सभी मानव संसाधन हुए। टेबल कुर्सी बेंच कलम घर सब संसाधन, ये हो गया निर्जीव संसाधन। तो देखिए कक्षा, खेल का मैदान, शिक्षक, पुस्तकालय। देखिए मानव संसाधन कौन हो जाएगा? इसमें शिक्षक हो जाएगा। विद्यालय के छात्रावासों में छात्र कौन सा मूल सीखते हैं? ऑप्शन अनुशासन, सहयोग, 1 और 2 दोनों। आप आराम से कहिएगा दोनों, अनुशासन सहयोग दोनों सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। विद्यालयों में कक्षा कैसी होनी चाहिए? भीड़ भाड़ वाली, एक वृक्ष के नीचे, विस्तृत और हवादार, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप ही बताइए इनमें से कौन सा अच्छा ऑप्शन है। आप खुद कहिएगा कि विस्तृत और हवादार होना चाहिए, भीड़ भाड़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक वृक्ष के नीचे अच्छा पढ़ाई हो पाएगा? आपके ज़माने में नहीं हो पाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है एक प्रभावी शिक्षक कक्षा के वातावरण को और अधिक बनाता है, लोकतांत्रिक, निरंकुश, सख्त और कठोर, अराजक। ये देखिए 2, 3 चौथा ऑप्शन। निरंकुश निगेटिव वर्ड है, सख्त और कठोर निगेटिव वर्ड है, अराजक मतलब कि भीड़ भाड़, मतलब कोई रूल नियम नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा आपका? इसलिए सही आंसर होगा लोकतांत्रिक, सबका साथ सबका विकास। खरा एक प्रभावी विद्यालय के लिए सहसंबंध है, स्पष्ट विद्यालय मिशन, निर्देशात्मक नेतृत्व, सुरक्षित और व्यवस्थित परिवेश, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अभी ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी के को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको पूरा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन प्रैक्टिस करने को मिलेगा, जिसका बहुत जल्दी शुरुआत किया जाएगा। तो आप टेलीग्राम किस शिक्षा को सार्वभौमिक करना है, मतलब किस चीज़ को फैलाना है, सब जगह करना है। ऑप्शन है उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विस्तार शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। तो सर्व शिक्षा अभियान जो 2021 में आया था, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान, क्योंकि शिक्षा संबंधित है इसलिए ध्यान देना जरूरी है कि सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ? तो 2021 में। किससे संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा ऑप्शन रहेगा या प्राथमिक शिक्षा ऑप्शन रहेगा, दोनों एक ही बात हुआ। तो प्राथमिक शिक्षा, इसमें यह कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यही सर्व शिक्षा अभियान है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? सिंपल सा बात है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य हुआ। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक कौन होते हैं, मतलब एक अच्छा शिक्षक कौन होंगे? ऑप्शन है छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, उपरोक्त सभी। अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिया रहे तो आप इतना ध्यान जरूर रखें कि 90% चांस होगा कि उपरोक्त सभी। तो आप ऑप्शन को पढ़ें, 1-2 ऑप्शन भी सही लगे तो उपरोक्त सभी मान दें। तो देखिए उत्तम कक्षा का छात्रों को प्राकृतिक जिज्ञासा, मतलब उसके अंदर नेचुरल जिज्ञासा का पोषण कर रहा है कि हम लोग तुम
कोई अच्छा प्रश्न पूछे, कोई तुम्हारे मन में अच्छा प्रश्न आए, तुम पूछ रहे हो, अच्छा उसको शिक्षक उसको प्रोत्साहित करें तो ये अच्छे टीचर की पहचान है। पहला ऑप्शन सही है। छात्रों को आपस में डिस्कस करने के लिए कि कक्षा के बाद प्रोत्साहित करें, ये भी तो अच्छी बात है। छात्रों को वैसे संसार में क्या घटित हो रहा है उससे टॉपिक को रिलेट कर दें, बच्चे को उससे जोड़ें, ये तो एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसलिए 1-2 ऑप्शन सही हो गया, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किस भावना को समाप्त करता है। एक अच्छा विद्यालय है, मान चलिए आप में कुछ बुराई है, उसमें से कौन सी बुराई को समाप्त करेगा। एक अच्छा विद्यालय तो आपके बुराई को समाप्त करेगा, खराब विद्यालय होगा तो आपके अच्छाई को समाप्त करेगा। अच्छा विद्यालय किस भावना को समाप्त करता है, मतलब कौन सा बुरा चीज़ होना चाहिए। तो पहला सामाजिक जिम्मेदारी, अच्छी बात है, कोई अच्छा विद्यालय समाप्त करेगा, नहीं करेगा, ऑप्शन खत्म। लैंगिक समानता, लड़का लड़की में समान होना चाहिए, तो अच्छी बात है, तो ये आपको खत्म नहीं करेगा एक अच्छा विद्यालय। लैंगिक पक्षपात, और ऑप्शन है लैंगिक संवेदनशीलता, कि लड़का लड़की के प्रति संवेदनशील है, लड़की के प्रति संवेदनशील, कि मतलब संवेदनशील का मतलब है कि उनके साथ अच्छा बिहेव करना, ये तो अच्छी बात है। लैंगिक पक्षपात, लड़का लड़की में पक्षपात कीजिए, ऐसा एक अच्छा विद्यालय सिखाएगा, नहीं सिखाएगा। कहीं कह रहा है कि अच्छा विद्यालय कौन भावना को समाप्त करेगा, अगर कौन सा क्या समाप्त करेगा, अगर आप लैंगिक पक्षपात करते हैं, मतलब लड़का लड़की में अंतर करेंगे, तो एक अच्छा विद्यालय आप में इस बुराई को खत्म कर देगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में कला एक है। ऑप्शन है सहपाठचर्या क्षेत्र, अतिरिक्त पाठचर्या क्षेत्र, पाठचर्या क्षेत्र, सहशैक्षिक क्षेत्र। पाठचर्या क्षेत्र हो गया आपका सिलेबस में जो आपके एग्जाम में आता है। एक ऑप्शन एक आराम समझाते हैं, जैसे आप देखिए फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये सब आप एग्जाम देते हैं, मार्क्स आता है, इसमें रीडिंग होती है। लेकिन एक सहशैक्षिक क्षेत्र है, सहशैक्षिक क्षेत्र में आपका क्या होता है, इसमें जो कक्षा से बाहर होता है, जैसे कलाम हो गया, नृत्य कला हो गया, चित्रकला हो गया, मूर्ति कला, इसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलता है क्लास 1 to 10 या ग्रेजुएशन तक। लेकिन हाँ, इसमें आपको ये होता है कि आपका एक्टिविटी विकास होता है, आपका आसपास की चीज़ों को जोड़ता है। तो वही हो गया प्राथमिक, यहाँ तो करा सिर्फ प्राथमिक विद्यालय में देखें कि कभी क्या आप ये मूर्ति कला चित्रकला के लिए मार्क्स, नृत्य के लिए मार्क्स मिलता है, नहीं मिलता। पहले चित्रकला में मिलता था लेकिन अब नहीं मिलता। लेकिन हाँ, नृत्य कला, मूर्ति कला ये प्राथमिक विद्यालय में बाहर से करवाया जाता है कि बच्चे का विकास हो। तो सहशैक्षिक क्षेत्र वही हो गया जिसका मार्क्स नहीं जुड़ता है लेकिन बच्चे को एक्स्ट्रा करवाया जाता है। तो एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में कला एक है, सहशैक्षिक क्षेत्र। आपसे पूछे नृत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, क्या हो जाएगा, सहशैक्षिक क्षेत्र। अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है स्वीकारात्मक शिक्षण एक कक्षा के वातावरण में सकारात्मक अधिगम माहौल हो गया मतलब शिक्षण पद्धति। तो शिक्षा का माहौल स्थापित करने और लागू करने के लिए शिक्षक के अधिगम का मतलब हो गया सीखना। अधिगम का मतलब एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार फंसा जाएगा। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप अधिगम का मतलब आपको पता है तो आप आधा से अधिक प्रश्न को सॉल्व कर लिए जिस प्रश्न में अधिगम यूज किया गया। अधिगम का मतलब होता है सीखना या लर्निंग। स्वीकारात्मक शिक्षण एक कक्षा के वातावरण में सकारात्मक अधिगम माहौल को स्थापित करने और लागू करने के लिए शिक्षक के अधिकार को बढ़ावा देता है, इससे संबंधित नहीं है, इसके लिए आवश्यक नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्वीकारात्मक शिक्षण क्या है। स्वीकारात्मक शिक्षण एक व्यवस्थित शैक्षणिक व्यवस्था है। ये तो अच्छी बात है कि व्यवस्थित ढंग से शिक्षण व्यवस्था चल रही है। तो स्वीकारात्मक शिक्षण क्या करेगा, सकारात्मक अधिगम माहौल मतलब पॉजिटिविटी लर्निंग प्रोसेस को बढ़ावा देगा, एकदम बढ़ावा देगा। आंसर हो जाएगा बढ़ावा देगा, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। अनुशासन है, अच्छे से पढ़ाई चल रहा है क्लास में, तो ये अधिगम सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ावा देगा। अब कह रहा है कि डैश अधिक खुला और विद्यालय जाने से समावेश होता है। इसमें भरना अधिक खुला और विद्यालय जाने से अधिक समावेश है। अध्ययन, पढ़ना, शिक्षा, प्रशिक्षण। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा अधिक खुला और विद्यालय जाने से अधिक समावेश है। शिक्षा का मतलब हो गया कि पूरा आपके पास ज्ञान कितना है, समझ कितना है, बिहेवियर क्या है, सब मिला के शिक्षा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए कहा एक वहां पढ़े थे सहशैक्षिक, अब आ गया कि सहपाठक्रम गतिविधि कौन है। सहशैक्षिक
सॉरी, शैक्षिक में आप लोग क्या पढ़े थे? शैक्षिक में आप पढ़े थे नृत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला प्राथमिक विद्यालय के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि अब सह पाठ्यक्रम में कौन कौन गतिविधि शामिल है? वाद विवाद प्रतियोगिता, विद्यालय प्रयोगशाला के लिए धन संग्रह, हॉकी खेल का आयोजन करना। तो सह पाठ्यक्रम में ये तीनों आ जाएगा, मतलब क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें। ये एक अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब भी अच्छा क्वेश्चन, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। वाद विवाद प्रतियोगिता, विद्यालय प्रयोगशाला के लिए धन का संग्रह, हॉकी खेल का आयोजन करना, ये सभी आपके लिए सह-पाठ्यक्रम गतिविधि हैं। सामाजिक कल्याण की गतिविधि, कभी कभार सह-पाठ्यक्रम को अतिरिक्त पाठ्यक्रम भी कहते हैं। सह-पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अतिरिक्त पाठ्यक्रम भूलना नहीं है, अतिरिक्त पाठ्यक्रम। तो सह-पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा? वाद विवाद प्रतियोगिता, विद्यालय प्रयोगशाला के लिए धन संग्रह, हॉकी खेल, क्रिकेट खेल, संग्रहालय जाना, सामाजिक कल्याण की गतिविधि। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा अच्छे शिक्षक विद्यार्थी संबंधों का लक्षण है? मतलब कि आप एक अच्छा, कौन सा अच्छा संबंध है शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध में? आप छात्र को पीटेगा आप शिक्षक के नाते। आप एक बात ये समझिए, शिक्षक का गुण है अच्छा बिहेवियर करना। बच्चा कहीं भी फेल कर रहा है, जिम्मेदारी शिक्षक पे होगी। ये बात आपको ध्यान रखना। बच्चा पे बहुत कम दोष देना है, बच्चा पे 99% दोष नहीं देना है। मतलब आप रिस्क नहीं लें बच्चे को किसी बात का दोष देने के लिए। शारीरिक दंड दीजिएगा एक टीचर होने के नाते, अच्छी बात है? नहीं है, ऑप्शन खत्म। शिक्षक द्वारा आप अपना प्रभुत्व दिखा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं, पावर दिखा रहे हैं, अच्छी बात है? नहीं, खत्म। अच्छा संबंध बनेगा ही नहीं। ऐसे में तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड सही से 4 दिन भाग जाएगा। यहाँ तो टीचर, यहाँ तो बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे में भाग जाएगा। आप इसे समझिए आपका भाई बहन भी है, ऐसे बिहेव कीजिएगा तो रहेगा, संबंध अच्छा नहीं रहेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो बात ही छोड़िए। दंड के रूप को बदमाशी के आप उसको पीट दीजिए, इससे चलेगा? नहीं चलेगा, रिलेशन खराब हो गया, बात खत्म। अब 3 खत्म कर दे ऑप्शन है, उसको तो मार ही देना, लेकिन पढ़ लेने में क्या दिक्कत है? पढ़ लेते हैं। गर्मजोशी और स्वीकृति के लिए न्यूनतम स्तर का शिक्षक द्वारा कक्षा में उपयोग करना, ये बात सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा जूम कर दें। हाँ, कह रहा है दृष्टिगत रूप से चुनौती। पहले इसको समझते हैं। दृष्टिगत से चुनौती मतलब जिस बच्चे को देखने में असुविधा होती है, तो सही से अच्छे ढंग से नहीं देख पाते हैं। अब उसमें कह रहा मतलब कम देखने वाले छात्रों के साथ काम करते समय एक शिक्षक को कौन से शिक्षाप्रद अनुकूलन करना चाहिए? आप खुद समझिए, एक बच्चा को दिखाई सही से नहीं दे रहा, आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? भिन्न प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का उपयोग करें। मतलब आप अंधा को सिनेमा दिखाइएगा, मतलब बच्चा को कम दिखाई दे रहा है, आप उसको अच्छा सा फोटो दिखाएगा, बेचारा को तो दिखाई देगा ही नहीं सही से, तो ये ऑप्शन खत्म। खुद को आप मतलब अपना फेस दिखाएगा, थोपड़ा दिखाएगा, रे बाबू देखो मेरा फेस इतना अच्छा है, टीचर का अच्छा काम हुआ नहीं हुआ, बात खत्म। विभिन्न प्रकार के लिखित कार्यों पर ध्यान दें, विशेष का बस एक बेचारा को दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से बोले बाबू लिखो, सोना ऐसे करके लिखो, काम चलेगा? नहीं चलेगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म। आप उसको वर्कशीट पे काम करवाए कि लो होमवर्क दे दे लिख के लाना, या वर्कशीट पे ऐसा फोटो बनाओ, बेचारा को नहीं दिखाई दे रहा, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखिए कह रहा है कि स्पष्ट रूप से बोले, बच्चा सुनेगा, उसका देखिए क्या क्या काम करेगा, सुनेगा, बहुत स्पष्ट हाथ से टच करके फील कर लेगा, सामग्री का उपयोग करें, ये आंसर सबसे सटीक है। तो स्पष्ट रूप से बोलें और बहुत सारे स्पष्ट और सामग्री का उपयोग करें। स्कूल में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण आप निम्न में से किसे मानते हैं? बच्चा में अनुशासन फैल रहा है, तो आप इसमें क्या करें? अब बताइए, छात्र में अनुशासन फैल रहा है, जिम्मेदारी बच्चा पे देना है? एकदम बच्चा पे जिम्मेदारी नहीं देना है। पहला टिक्स हमारा ये काम करेगा। दूसरा, छात्र संघों का प्रभाव अनुशासनहीनता कारण। छात्र संघ बनाया, बच्चा अपना समस्या रखेगा, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनुशासन कारण, अनुशासनहीनता कारण बताना, अनुशासन का कारण, अनुशासनहीनता का कारण। प्रभावी मार्गदर्शन का अभाव, राजनीतिक परिणाम, माता पिता अभिभावकों का हस्तक्षेप। अब देखिए ऑप्शन काटते हैं। छात्र संघों का प्रभाव, अगर बच्चा कोई छात्र संघ बनाया, उसके अपना जिम्मेदारी, अपना समस्या रख रहा है, बच्चा संबंधित है, तो ऑप्शन हटा दीजिए। राजनीतिक परिणाम, अगर आप प्रमुख कारण, देखिए राजनीतिक परिणाम हो सकता है, छात्र संघ भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खोजना, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किस पे थोपना है? शिक्षक पे। देखिए शिक्षक का आया, माता पिता अभिभावक का नहीं है, बात खत्म। राजनीतिक परिणाम में शिक्षक थोड़ा भी आता है, लेकिन प्रभावी मार्गदर्शन, बच्चा अगर आपके विद्यालय में गया, मार्गदर्शन का काम कौन करेंगे? शिक्षक। बच्चा में अनुशासनहीनता है, तो शिक्षक को जिम्मेदार कर दीजिए। प्रभावी मार्गदर्शन का अभाव। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय का पाबंद होना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, अच्छा वक्ता बनना।
तो मेरे ख्याल से देखिए, कक्षा अनुशासन बनाए रखना अच्छा गुण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा कक्षा में समय पालन, ये अनुशासन आपका क्या, आप बच्चे पे फोकस कीजिए। तो बच्चा फोकस कीजिएगा, छात्रों की कठिनाई को दूर कीजिएगा। मतलब एक अच्छा शिक्षक का बात पूछा जाए, देखिए कौन ज़्यादा बच्चा का भला कर रहा है, वो ऑप्शन टिक कर दीजिए। अगर इनमें से सही रहता तो 1 2 3 तीनों बात आ सकता था। एक शिक्षक में छात्र किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? आप इसमें बच्चा बन जाइए, आप देखिए कि कौन शिक्षक को आप ज़्यादा पसंद करेंगे। आदर्शवादी दर्शन, आपको 4 प्रकार 10 प्रकार खाली ज्ञान का बात बोलते जाए, उनको आप पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। सहानुभूति ऑप्शन को रहने देते, जो बहुत कड़ा अनुशासन का पढ़ाई लिखाई इसको मतलब नहीं, सिर्फ अनुशासन रखी हुई है, ऑप्शन खत्म। आप उसे मनोरंजन करें, पढ़ाई नहीं, बात नहीं खत्म। तो इसमें क्या सहानुभूति, जो आपके साथ अच्छा बिहेव करे, इमोशनली रहे, आप उसको ज़्यादा पसंद करेंगे उस शिक्षक को। आंसर हो जाएगा सहानुभूति। अब देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य किस शिक्षा को सार्वभौमिक करना है? प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा? ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए इस प्रश्न को खत्म करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा कह रहा है कि परियोजना या एक गतिविधि आधारित विधि का आधार कहाँ से कहाँ तक जाना होता है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। हम एक बात समझाते हैं, अगर आपको कोई प्रैक्टिकल बात बताए, प्रैक्टिकल प्रयोग करके दिखाए, आपको बोले कि देखो, आपको हम एक कोई सिंपल सा ले लेते हैं, दर्पण ले लिए, दर्पण से कैसे फिगर बनता है वो सब आपको समझाए, ये प्रैक्टिकल ज्ञान हो गया। प्रैक्टिकल ज्ञान से प्रैक्टिकल ज्ञान से अब आपको हम क्या सिखाएंगे, उससे थ्योरी बनाना सिखाएंगे। देखो, अगर समतल दर्पण में या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ये सब हो गया, ये सब थ्योरी ज्ञान हो गया, लेकिन पहले आपको दिखाए तो हो गया प्रैक्टिकल ज्ञान। जब आपको प्रैक्टिकल ज्ञान से थ्योरी ज्ञान दिया जाता है तो उसको कहते हैं मूर्त से अमूर्त। मूर्त होता है जिसको हम देख सकते हैं, मूर्त जिस चीज़ को दिखा दिए। मूर्त से अगर जो ज्ञान उसके बाद थ्योरी दिए वो अमूर्त ज्ञान हो गया। से महात्मा गांधी थे, ये अमूर्त ज्ञान हो गया। साथ ही साथ किसी अच्छे शिक्षक को ऐसा काम करना चाहिए, उनको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, ये सब अमूर्त बातें हो गई। या किसी से शांतिपूर्वक प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ये सब अमूर्त बातें हो गई। कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट हो गया, वर्चुअल बातें हो गई। वर्चुअल कॉन्सेप्ट हो गया कि मतलब इसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप देख सकते हैं उसको बोलते हैं मूर्त, कंक्रीट। तो अब देखिए, कह रहा है कि कोई प्रैक्टिकल ज्ञान से आप कोई थ्योरी लिखिए, कोई बात लिखे, तो हो गया मूर्त से अमूर्त की ओर। जबकि अगर हम आपको ये समझाए, पहले आप क्या किया, हम आपको पढ़ा दिए क्या कि कहीं भी जाना है अच्छे से बिहेव करना है, या आपको हम ये बता दिए कि देखो दर्पण ऐसा होता है, गोली दर्पण में ऐसे प्रतिबिंब की घटना होती है, उसके बाद आपको फिर हम जाके दिखाएं, तब ये हो गया अमूर्त से मूर्त की ओर। लेकिन जब आपको हम कुछ प्रैक्टिकल दिखा के उसके बाद थ्योरी लिखवाएं तो हो गया मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक, तो ये प्रैक्टिकल से थ्योरी की तरफ जा रहा है, तो ये मूर्त से अमूर्त की ओर हो गया। तो अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से कारण हैं जो कक्षा के अनुशासन को अस्त व्यस्त नहीं करते हैं? काम ना करना, मौज मस्ती में लगा रहना, आक्रामकता, अलग अलग विचार। कह रहा है कि इसमें से कौन सा कारण है जो अनुशासन को अस्त व्यस्त नहीं करता है, मतलब जो अनुशासन बनाने में सहायता करता है। बाकी बात 3 ऑप्शन होगा जो अनुशासन को अस्त व्यस्त करता होगा, और एक नहीं करता, उसको पहचानना है। तो कह रहा है कि काम ना करना, मौज मस्ती में लगे रहना, आक्रामकता, अलग अलग विचार। तो देखिए, ये कक्षा का अनुशासन कौन अस्त व्यस्त नहीं करेगा? अलग अलग विचार। अगर आपके पास अलग अलग विचार है, ये जरूर नहीं कि अनुशासन को भंग कर दे। कोई हो सकता है सबका अलग अलग सामाजिक परिवेश हो, उनका विचार अलग अलग हुआ, लेकिन इससे कक्षा अनुशासन समाप्त नहीं होगी। तो ये आंसर जो अलग अलग विचार। तो आज के लिए